Why? Because corporate life seemed to be a sham. I did not enjoy it. I did not enjoy the fact कि मुझे उनके जैसा बनना पड़े again. What I felt about my brothers कि मैं इनके जैसा क्यों बनूं जबकि मैं अपने से बन सकता हूं. तो वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे लेट तक रुकना पड़ेगा because that's how the culture is. मुझे नहीं रुकना लेट, मुझे घर जाना है यार, मुझे जिम जाना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, तो मुझे वो नहीं करना जो तुम्हें करना है. सही. आपको पिच डेक इस तरीके का बनाना है. I was like, यार मुझे इस तरह का पसंद नहीं आ रहा, मुझे दिखने में मजा है तो मैं क्यों बनाऊं ऐसा. So I think these small things made me not in love, and the fact that everyone was acting the same and I wasn't able to act my way, मुझे लगा ये मुझे fit नहीं हो रहा हूँ. तो at that point I was like, नियत बना लो, आपको एक ट्रिप पे जाना है. तो एक ट्रिप प्लान की cross country from Toronto, well not really half the country, Toronto to Vancouver by road. So I did that trip. और उसमें वो नहीं जब रणबीर कपूर जा रहा तो बोलता है मैं अपना को ढूंढने वाला हूँ. Okay. मैं ढूंढने निकल गया अपने आप को दोस्तों के साथ अकेला नहीं गया. तो ढूंढने निकला और निकलते निकलते एहसास हुआ कि यार आई थिंक आई शुड क्विट माय जॉब एंड ट्राई टू गो ऑल इन ऑन समथिंग. तो ऐप पे आई वुड से पुटिंग हाफ माय टाइम, माय business partner on the app was still at his job. And I know that when I'm at a job, business पे टाइम लगाना कितना मुश्किल है क्योंकि मैं वही चीज नेक्सस कंसल्टिंग के साथ कर रहा था. तो अब जब मैं उसको देख रहा हूँ कि वो मेरे साथ ऐप पे कर रहा है और मैंने ऑल इन कर दिया हूँ तो मसला आ रहा है. ओके, B2C ऐप नहीं चला तो B2B ट्राई करते हैं, तो B2B नहीं चला तो बंद कर दिया. ठीक है. So I think उसको 1 साल तक घसीटा बट और उसने मेरे पैसे घसीट के मुझे साइड में कर दिया. Unfortunately. So always try to get many things going because I was always looking for that home run. कब वो छक्का लगेगा कि अखबारों पे नाम वो हर जगह बस वो चाहिए था. उसकी भूख है बस कि अब वो चाहिए, तो कोशिश जारी है. ठीक है. लिंक्डइन पे लिख दिया. एक मैंने मेरी आई थिंक एक हेडलाइन थी लिंक्डइन पे इसका. मेरे दोस्त हमेशा मुझे और से एक मजाक करते हैं. आई थिंक जस्ट डूइंग थिंग्स. अच्छा, पाकिस्तान में ये लॉट ऑफ पीपल से कि स्पेशली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बड़ा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है. आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड इट. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. That's what I feel as well. Everyone has their opinions. और I guess बात यहाँ पे आती है कि आपने जिनको हायर किया आपने उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी है. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Khanani Connection. Today we have Mr. Ahmed Khanani with us. Born and raised in Karachi, currently living in Canada, entrepreneur, runs a marketing agency, runs a paddle court, and I'm sure there is a lot more. So today we'll explore Ahmed and his life, and I'm sure all of you will find it very interesting and inspiring. Assalamu alaikum जनाब, क्या हाल है? सलाम. बिल्कुल ठीक. पहली चीज मुझे मेंशन करनी थी कि आपने मेरी बर्थ प्लेस को गलत कहा है. क्या है आपकी बर्थ प्लेस? शिकागो, USA. ये कब हुआ? 1995 में. ऐसा हो गया. But typically my entire family is born in Karachi, तो by default people assume that. But मेरी किस्मत अच्छी थी, अच्छा पासपोर्ट मिल गया मुझे. बट आप कनाडा के भी है, आई एम श्योर आपको मिल गया है. Luckily 2 blue passports. Okay. और क्या चाहिए आपको? चलो, first of all, thank you so much for coming. ठीक है. Firstly, thank you so much for coming and thank you for your time. पहली बात for the audience के Ahmed and I are cousins because Ahmed Khanani description से पढ़ के आप लोग probably समझ जाएंगे. But disclaimer, not all Khananis are cousins. Sorry, ये podcast मेरा है by the way. Not all Khananis are cousins because इतने Khananis हैं अहमद कराची में और सब पूछते हैं यार ये आपका cousin है, ये है, ये वो है. तो ऐसे चलते फिरते बहुत खनानी मिले हैं. हाँ. और हमारे ऑब्वियसली बचपन में खनानी एंड कालिया भी एक बिजनेस था. तो उसके थ्रू हमें काफी आई वुड से गुड एंड बैड फेम मिला है. तो गुड तो नहीं, बैड ही. At the खनानी is खनानी. नाम तो हमारा है ना. So you got to live up to it. So but yeah, met lots of khananis throughout our life. चलो, perfect. चलो, we have a lot to discuss today because आपने इतनी चीजें माशाल्लाह की हैं. Let's unpack. So we'll get started right away. So we'll start from your early life. So obviously you're born in the US. So let's start from there. You're born in the US, but then you moved to Karachi right after. ठीक है. और फिर वहाँ से start करना schooling and all वहाँ से. So where did you go to school and all? So born in Chicago. Our family plan was to move to the US, and that's why my mother was pregnant with me when we moved there. मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जब तक अम्मी अब्बा का डिसीजन हुआ कि नहीं वापस चले जाते जब तक I guess I was in a position to be born. So I got lucky there. Then we all moved back to Pakistan. और फिर 1999 में we decided, my dad decided he wants to move to Canada instead. और now I guess fast forward to today, we're here, settled in, entire family here. To go back to my schooling life, I guess 1999,
I guess you had your preschool in Pakistan. Moved to Canada in 2000, approximately 2001. Went to a public school in Markham. I forgot the name right now, having a brain fart. Then I went to Scarborough for a year. वहाँ पे दूसरी स्कूल में I think I did about grade 2 and 3, and then we eventually moved back to Pakistan around 2004. So how was Canada back in 2001, 2003? It's very different. I was between the ages of I would say 5 up to 8 and 9. So for me that life was very different, right? उस वक्त especially pre-internet boom era, उस वक्त internet था, but again you're too young to know exactly how the world is operating throughout. So you had a very simple life. And Canada was very simple. Now it is still fairly simple than most parts of the world, but I think at that point जिंदगी तो बहुत different थी. आप बच्चे हो, आप बस एक ऐसे शहर में हो जहाँ पे आप you don't see that many Pakistanis or Desis at one point. At that time, yeah. But luckily for us in our later years of Canada, we were in Scarborough. So that had a basic community. So masjid nearby, it felt like an integration or assimilation into our culture alongside with the Canadian culture. So I think our Canadian life early in the years was very, I would say, interesting because we had a good mix. First year in Markham was in different ethnicities and a different area. And in the second year or third year was in Scarborough. So I guess the balance was so different. So I think हमें बहुत अच्छा exposure मिला, and then came into the transition of Pakistan. Now, how was that? Because you were 9 when you went back to Karachi. Yeah. Right? So you had probably आपके कोई दोस्त नहीं थे उधर. So how was that making new friends? Or did you ever get bullied कि यार ये तो नया Canadian बच्चा आ गया पाकिस्तान में? Honestly, no. I don't think bullying was going to be a huge problem, considering, again, you don't easily get bullied if you're the tallest in the class, right? So I was the tallest kid. I was fairly, I would say, papu type, because I used to have a side kimang, chashme pehne hue the. You know, I was a very mild person. और काफ़ी shy भी था. When I went back to Pakistan, grade 4 में, we started at Bayview. I think I partially developed a Canadian style of talking. So Bayview being a English focused school, it was easy to assimilate. People were, I would say, aware about international exposure. तो आपको इतनी difficulty नहीं हुई assimilate करने में. I think all you have to do was make an effort. And I wouldn't say the Pakistanis or generally kids are very, I would say, they're not difficult to gel into, especially at a young age. They don't form cliques or circles that easily. It happens in the later stages. So अगर आप इस age में चले गए, I think you will develop lifelong friendships. And I honestly to date, I'm still friends with most of the guys I met in grade 4. That is amazing. Achha, from a pappu guy to a cool guy. Ye transition. I mean, you said pappu, like, and I found my YouTube title. But from तो cool guy कब बने? मतलब वो transition कैसे हुआ? मैं cool तभी भी नहीं हूँ. Come on, Ahmed. Yeah. कुछ लोगों के लिए बहुत fantastic. अगर मैं you're definitely one of the cool guys. जिसको नहीं स्कूल में लोग देख के यार अहमद से दोस्ती करनी है. I wasn't in your school, but that's how it feels like. So. So honestly, I would say there has to be a slight transition for sure, and not it's not a transition that happened by luck. I think it was definitely by intention as well. When you want to be, I would say, at a certain position in life, and not that I was that ambitious when I was a kid. I'm much more ambitious now. But I think as a kid, जब आप एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आपके दोस्त भी एक तरह से, you know, they're getting exposed to the Western culture. आपके पास अब वहाँ पे pop culture aa raha hai, their music is on the rise. So Karachi at that point was picking up. Premier League was coming on the TV. तो आपको ऐसी बहुत चीजें थी जो आपको accept करनी पड़ेंगी. आपको अगर part होना है चीजों के बारे में, you will have to adapt to it. So I think as I was trying to build my character, उन चीजों का exposure देखते थे, I was inspiring myself कि यार मुझे ऐसा बनना है. Now it's आहिस्ता it came to a point where I would say I kind of was in the middle, where I didn't realize कि यार मुझे ये बनना है कि मुझे नहीं बनना है. You're just being too humble right now. नहीं मतलब really होता है transition जब आपका आता है. I think you don't realize how quick things are moving. So you do want to slow down because your roots are a bit different, right? Coming from a slightly conservative family, you don't want to fully jump into the cool guy world or just the general Western exposure. तो आपको एक बैलेंस रखना जरूरी है. और उस बैलेंस के चक्कर में आप बहुत चीजें जो है सोचते हो, आप काफी चीजें नहीं भी करते हो, और काफी चीज आप करते भी हो फुल अपनी पोटेंशियल के साथ नहीं करते हो. But did you ever feel कि there was a time कि आप उन चीजों में या उन फ्रेंड सर्कल में चले गए थे and you had to force yourself कि मैं वापस आऊं? No, I'd say काफी बैलेंस थे दोस्त. ठीक है.
दोस्त में भी I would say ऐसे दोस्त नहीं थे जो बिल्कुल ही उस एंड पे चले गए थे जिसमें आप बोलते कि यार आई डोंट फिट इन एंटायरली. I think I was lucky enough to meet a lot of people who were in the middle. And that's why the friendships are still there. There are people who fizzle out along the way. और ये general है, सबके साथ होता है. I think तो balance था, worked out. I wouldn't say that I had a difficult time with it. I think eventually हो गया. All right. तो cool guy की जो personality आप जो कह रहे हैं, I guess अगर है तो fantastic. Yeah. अच्छा फिर O and A levels entirely Bayview में ही क्या? Yeah, from grade 4 all the way to A level last year, it was entirely in Bayview. And how was Bayview as a school? I think अगर आप आज I guess majority लोगों से पूछते हो, Bayview has a lost name. I don't think it has the same reputation anymore, considering इनकी A-level school भी shut हो चुकी है. So now that okay, I didn't know A-level campus is now closed, and it makes sense because too much competition in education system there. Or I think Bayview wasn't able to maintain the reputation that it had built, I would say, in late 2010s तक. Competition आया, they didn't adapt, or people just found a different alternatives. So I would say Bayview now, or maybe towards my later stages of Bayview time, wasn't the same hype, but before that it was. So I would say experience-wise, मेरा ये था कि यार I'm riding a good wave. Continue it. Teachers respect the family name because all my brothers went there. So I think for me, Bayview had that legacy feeling कि जब आज भी जाते हो तो teachers आपसे मिलते हैं और बोलते हैं यार you guys did some great work here, or me personally on sports achievements I've done tremendous stuff in the school as well. So it feels like a sense of accomplishment. I feel like if you go to larger schools, especially for just 2 years, if you're going to A levels, it becomes difficult because you're in 1,000-person pool as compared to in a 200-person pool. So I think that kind of made me develop a better personality as compared to being in 1,000-person school where my personality could have been split into many different like sectors. अगर मैं किसी different circles में घुसने की कोशिश करता. Achha, and overall, how were you as a student? I would say, not the top student, but not in the bottom half either. Okay. I would say I'm the guy who would be stuck in the averages. Okay. So I would say consistent minimum B's. A's अगर आ गए तो बेहतरीन है. I think O levels तक things were great on track. A levels में it dropped. How? Why? And how? I'd say I think it was. If I look back, I think primary reasons were that I was just hell-bent that I had to prove myself. And in the ego of proving to myself that I can do it, I think I was just not applying the right tactics. Kabhi kabhi hota hai. Sometimes in business or other things in life, you're trying to make a point. आप बोलते हो कि यार ये मैं करके दिखाऊंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा. हर दफा नहीं होता. I think उस वक्त मैं छोटा भी था, तो I didn't say कि मेरे पास इतना experience था कि मैं मुंह तोड़ जवाब देके कैसे आगे बढ़ूंगा. I think मैंने एक दफा दिया था. O levels में जब AA आया था, without tuitions, which I feel is a big achievement. Pakistan Islamiyat में. क्योंकि उस वक्त मेरे एक टीचर थे जो मुझे बार-बार बोलते थे कि तुम्हें नहीं आएगा, तुम ट्यूशन नहीं लेते हो, तुम कुछ नहीं करते. तो एक एक्चुअल टीचर मुझे कहता था कि तुम एक्स्ट्रा हेल्प नहीं लेते हो. मैं बोला नहीं, मैं करके दिखाऊंगा. तो उस वक्त मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया और मुझे लगा अब तो मुंह तोड़ जवाब देना आसान है. जब O levels के second year हुआ, उसमें भी results were pretty decent. I end up with, I think, out of 12 subjects, it was 9 A's and 3 B's, or I think 8 A's and 4 B's, somewhere around that. फिर A levels में जब enter हुआ, I think life was just a bit different. I was developing my personality a bit more. मैं उस वक्त थोड़ा healthy हो गया था. अच्छा, okay. So I feel like I kind of healthy and the big hair, long hair. I had a weird hairstyle. I had a bit of a, I would say, excessive weight उस वक्त तक. And not that it was difficult for me to be happy with myself. Sports were still on track, but it just wasn't something that I am maybe eventually after. लेकिन A levels में drop का reason I would say था कि I thought I could give a मुंह तोड़ जवाब again. क्योंकि एक फैमिली एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अगर आपके उससे ऊपर 2 भाई जो हैं वो कंसिस्टेंट A टॉप हैं तो आपको भी करना चाहिए. खास तौर पे क्योंकि मैं हूँ उस सेंस में कि आई एम अ केपेबल गाय, आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ टू मेक माई स्केड्यूल्स टू फोकस मोर ऑन माई स्टडीज. बट हुआ नहीं. आई थिंक आई एंडेड अप विद 1A 1B 2C or 1A 2B 1C, somewhere around that. अच्छा, having 3 older brothers, right? So कोई प्रेशर फील होता था कभी कि यार आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ इन अ वे कि यार उनके ये ग्रेड्स हैं या ये वो कर रहे हैं, तो कभी कोई प्रेशर फील होता था? आप अगर बड़े भाई से पूछोगे ना कि आपको प्रेशर आता है, वो बोलते हैं हाँ बड़े भाई बहुत प्रेशर होता है. सही है. बट आई थिंक लोग अंडरएस्टिमेट में कहते हैं छोटे भाई पे ही प्रेशर होता है. क्योंकि आई थिंक द एक्सपेक्टेशन इज दैट यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ लाइक योर ब्रदर्स, बट व्हेन यू डोंट सी योरसेल्फ very similar in personality types, then how do you mold yourself into that person? So I think a lot of people misunderstand कि यार मुझे उनके जैसा बनना चाहिए या मुझे अपने आप जैसा बनना चाहिए और मैं उनकी अच्छाइयाँ इस्तेमाल करूँ और
उनकी जो खामियां है वो अवॉइड करूं. ठीक है. So I think as the youngest of the brothers, I had the pressure कि मुझे emulate करना है उनका success एक Yeah. हद तक. But जब नहीं होता था, you would feel like कि मतलब कुछ होना चाहिए था मेरे साथ. मैं थोड़ा कम हूँ उनसे, क्या है. So I think आपको feel तो होता है pressure, but over the time मुझे एहसास हुआ कि यार अब इतना comparison अच्छा तो नहीं है, because I can see myself being very different. In terms of personality, in terms of habits, differences बहुत है हमारी. तो मुझे क्यों उनका सक्सेस एमिलेट करना हो. तो आहिस्ता से वो समझ आया, तो आगे के डिसीजंस काफी आसान हुए, लेकिन बहुत टाइम लगा उसको करने में. या बट वो जो नहीं लाइक देसी फैमिलीज में होता है कि बड़ा भाई ये कर रहा है, ठीक है, तो छोटा Yeah. भाई तुम क्यों नहीं कर सकते. सो एनी प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स एवर कि यार ये कर रहा है तुम भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली एवरीवनस डिफरेंट, राइट? Yep. तो डिड यू एवर गो थ्रू दैट? Yeah, honestly, I'm lucky that again, every human has flaws, and I think my brothers also have flaws. और जब आपको वो flaws नजर आते हैं ना, तो आप भी बोलते हो it's okay. तो प्रेशर अगर आता भी हो पेरेंट्स की तरफ से भी, तो आप देखते हो कि यार उनके भी फ्लॉज हैं, तो आपको फुली अपना पे प्रेशर नहीं लेते उस चीज का. आपको आता है, बट आई थिंक मेरे पास एक एडवांटेज थी कि यार माय eldest brother Bilal, he also has some flaws. The other two in the middle also have flaws, and I also have flaws. तो जब आहिस्ता आहिस्ता समझ आया ना कि यार सब में है थोड़ा थोड़ा, अलग अलग तरीके के, कुछ चीजें में वो ज्यादा अच्छी हैं Yeah. जिनका मैं एमिलेट नहीं कर सकता, कुछ चीजें मैं अच्छे हो जिनके वो एमिलेट नहीं कर सकते. तो मतलब कहीं तो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा ना आपको. सो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता मैं ही कह रहा हूँ, जब सब बात समझ आती है तो आप बोलते हैं यार ठीक है, इट्स टाइम टू लिव विद दैट फीलिंग rather than like let it control you. Yeah. चलो तो nice. प्रेशर का I would say pressure is a very I would say controversial topic कि किस सेंस में उसको लेना चाहिए. We can dive deeper into it, but we'll continue on. Yeah, it's fine. अच्छा, before moving on to your higher education university, but थोड़ा कराची life को explore करते हैं. Like, how was Karachi for you generally? Because obviously the time we were growing up, like 2005 say 2013, 14, Yeah. before we moved to Canada, right? So those are not the best years for Karachi in terms of security, MQM, and like hartale and all of that, right? तो and obviously वो ये आपकी वो होती है कि आपको बाहर जाना होता है, दोस्तों में जाना होता है, फोन भी हम श्योर चोरी होंगे, हम उस पर आएंगे. तो how was that life for you? कि आप कभी सोचते कि यार हम आए ही क्यों कनाडा से वापस कराची? यार मेरा सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये था कि एक मेरी बहुत बुरी आदत थी जब मैं छोटा था, उससे मैं रोता बहुत जल्दी था. अच्छा, काफी इमोशनल. तो लाइक दोस्तों के साथ भी है घर पे नहीं रोता. मतलब कूल गाय वाली आज मेरे मीम्स बन रहे होते. I think up until maybe the age of like up until 2004. Okay. When I came back from Canada, मुझे एक आदत थी, मसला था कि आदत नहीं थी कि मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता था. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल को मुझे अम्मी देर से लेने आ गई तो मुझे बस इमोशनल हो गया, अम्मी गए. और जब खासतौर जब पाकिस्तान आए, when you saw that, क्योंकि अब आप उस एज में I would say between 6, 7, 8 जब मैं कनाडा में रहता, it was a very different life, right? Till 5 when you were in Pakistan, आपको वो सारी नजर ही नहीं आती कि हालात क्या है, वो क्या. आप कनाडा आए, आपने बोला यार बड़ा ऑर्गेनाइज है, everything is okay. और फिर मैं जब age of 9 I came back to Karachi. जैसे मैं आया, we had to get tuitions done for enrollment to middle school. तो हम एक टीचर से ट्यूशन ले रहे थे, और मुझे याद है कि एक ब्लास्ट की आवाज़ आई थी मुझे. Like, because at between 2004 up until maybe 2010, 11, Karachi was not safe. Yeah. मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी गली में आज बॉम्ब ब्लास्ट होगा. Absolutely. Yeah. तो जब आई थिंक हम मई में वापस आए थे, जून में मेरी ट्यूशन क्लास थी भाइयों के साथ, और मुझे एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई थी. आई वाज लाइक यार ये कहाँ है, मतलब इट शुक मी. एंड आई थिंक दैट एक्सपीरियंस काइंड ऑफ फॉर्मेटेड हाउ माय नेक्स्ट 2 to 3 months वुड बी, बिकॉज़ मुझे टेंशन बहुत होती थी कि यार अम्मी गए, अब्बा गए, घर आए फोन नहीं उठा रहे, मैं अकेला घर पे हूँ एक भाई के साथ, बाकी सब किधर हैं, कोई मतलब कुछ हो तो नहीं गया. सो आई थिंक दैट रियली स्कैर्ड मी बीइंग अ किड, एंड स्पेशली नॉट इवन इंटीग्रेटिंग इनटू द सिस्टम हियर एज येट. हालांकि इतना टाइम नहीं हुआ था बीइंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान, बट एज आई वाज एज ग्रोइंग ओल्डर, तब मुझे चीज़ समझ आ रही थी. और जब समझ में वही आ रहा है कि अनसेफ है चीज़ें, तो दैट्स व्हाट योर मेन आई गेस व्यू ऑफ द सिटी इज. So Karachi between 2004, 5 and 6, I would say unsafe. But as I was meeting people in my school, as I was getting into life, I think it slowly became normal. Normal, yeah. कि आप सड़क पे देखते हो चीज़ें टूटी हुई हैं, it's normal. आप बोलते हो कि यार गरीबी है, it's normal. आप बोलते हो अब मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊँगा, बाकी बाहर लोग नहीं खा रहे हैं, that's normal. So you just accept it. I think up until 07, 08, things were just generally just accepting phase. And I was also a kid. कौन सा मैं क्या कर लूँगा जो मैं change कर लूँगा.
Now we have young people like Greta who can take a ship to in the seas. So age is not, I guess, it's Yeah. just something subjective. But at that point, I would say it just felt normal. ठीक है Karachi being unsafe was just normal for us now. ठीक है बट आपको मजा आता था उधर When you're youngest of the four brothers और आपके पास वो भाई भी उसी एज में हो जब उनको मस्ती करनी हो, उनको कुछ करना है, they're also growing older, so they come to you with आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो आप बोलते हैं मुझे भी ये करना है. और आपके दो हमारे ग्रुप में ये भी था कि मेरे जितने भी दोस्त थे उनके बड़े भाई या बहनें भी मेरे भाइयों की दोस्त थी, क्योंकि हम सब एक ही स्कूल में एक साथ ही थे. तो कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के घर पर जहाँ मेरे भाई भी हैं, तो आई थिंक दैट रियली काइंड ऑफ मेड कराची फील such an incredible home, a very warm place. अब लोग बोलते हैं कराची में सोल है, सिटी ऑफ लाइट्स. आई थिंक इट्स द पीपल हु मेक इट. तो अगर आप कराची से लोग निकाल दोगे तो यू विल नॉट फील अ कराची द सेम वे. खाना कितना ही खा लोगे, ड्राइव कितना ही कर लोगे, लोग मेक अ डिफरेंस. सो आई थिंक for me the young friendships that I had was fantastic. I think that's what really made Karachi as shit. I can never leave this place, or I can never forget this place. Yeah. अच्छा और फोन तो चोरी हुए होंगे फोन भी चोरी हुए हैं. कितनी दफा पहले ये देख ले अगर याद है आपको मेरा सबसे इंटरेस्टिंग फोन चोरी जो हुआ था मेरे 4 दफा हुए. 4 दफा हुए अनफॉर्चुनेटली. 4 दफा हुए. एक तो 2 मुझे बड़े इंटरेस्टिंगली याद है, काफी वो तो इवेंटफुल थे काफी. सो वन हैपेंड इन 2013 जहाँ पे मेरा फ़ोन जो था, मैंने एक नया फ़ोन लिया था iPhone 4S at that point. I actually bought it for $350 USD. और मैंने खुद सेव करके थोड़ा बहुत, बिकॉज उस वक्त A-levels में आप पॉकेट मनी मिलती थी, यू वर डूइंग सम साइड हैक्स टू अर्न मनी. तो उसमें आई डिड अर्न फ्यू एक्स्ट्रा डॉलर्स, और फिर मैंने कुछ अब्बा ने दिए, अम्मी ने दिए, ईद के पैसे जमा किए. बहुत $350 USD वर्थ ऑफ एन iPhone 4S. मैं US में था समर विजिट के लिए, वापस आया कराची में 3-4 आई थिंक 4 months इन आई वाज ऑन द रोड. हमारी दिल्ली कॉर्नर की जो रोड है व्हिच गोज टुवर्ड्स गिजरी, मैं, मेरा भाई जुबैर, my driver and my friend Mazen, we were on the road to Gizri. अब वहाँ पे मिड डे ट्रैफिक था. जैसे ही हम ट्रैफिक में रुके हुए हैं, मेरे हाथ में मेरा नया iPhone 4S है, मेरे जेब में कुछ पैसे, क्योंकि वी वन फुटबॉल टूर्नामेंट, और उसके बाद कैश पैस लेके मेरे दोस्तों के पास जा रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन हो. तो मेरे हाथ में iPhone, हम ट्रैफिक में फंसे हुए, मैं अपने बॉस से पीछे बात कर रहा हूँ. अचानक से मुझे खट खट की आवाज़ आती है मेरी खिड़की पे. मुझे लगता है ऑब्वियसली आप स्ट्रीट लाइट बहुत तो ट्रैफिक में तो कोई नॉक करके अनफॉर्चुनेटली भीख मांग रहा होता है, तो आप अवॉइड करते हो. फिर एक और नॉक करता है, मेरा दोस्त मुझे शक्ल दिखाता है कि यार पीछे कोई है तुम्हारे गन के साथ. तो अब जैसे मैं मुड़ा, गन देखी, आई हैड माय फोन इन माय हैंड एट लीस्ट दिस हाई एंड आई ड्रॉप्ड इट टू द ग्राउंड. एंड उसने बोल दिया, मैंने देख लिया तेरा फोन, पकड़ा दे. नीचे शीशा करवाया, मैंने हल्का सा खोला, मतलब नहीं है, तो मैंने देख लिया मैंने. तो उसने मेरा फ़ोन लिया ज़बरदस्ती, ऑब्वियसली उसने गन क्लॉक करी, बोला अब तो देना पड़ेगा. मैंने अब जान, अच्छा इनिशियली सेट कि नहीं है, हाँ इनिशियली ड्रॉप कर दिया आउट ऑफ फियर कि यार कोई भी करेगा धीरे. और खासतौर पर उस वक्त ये आया कि यार नया फ़ोन, इतने पैसे. तो मेरा दोस्त का भी फ़ोन लिया. मेरा दोस्त जो था उसके पास उसका कोई सेकंड हैंड फोन था, वो जानबूझ के अपना मेन फोन घर पे छोड़ गया. अब उन चोरों को वो भी पता चल गया सबके पास 2 फोन होते हैं, एक अच्छा एक बुरा. होता तो है, चोरों को पता होता है हर चीज, वो आहिस्ता आहिस्ता अडैप्टेबिलिटी उनके पास भी है हर इंसान की तरह. तो मेरे भाई का फोन लिया उसने, मेरा अनफॉर्चुनेट ड्राइवर का भी फोन ले लिया बेचारे का, और तो 4 फोन लेके वो भाग गया. ही जस्ट रैन टू द अदर साइड ऑफ द रोड. उसके साथ एक बंदा बैठा था, बाइक बैठ के भाग गया ड्यूरिंग लाइक मिड डे ट्रैफिक. तो मुझे याद पड़ा कि बस मैं बहुत गुस्से में था. और फिर लकीली उसने मेरे से पूछा भी बैग में क्या है, और बैग में कैश था काफी. आई थिंक इट वाज अबाउट 30,000 रुपीस जो मैं कैश प्राइस मिला था. आई वाज सपोज्ड टू गो एंड डिस्ट्रीब्यूट विद द फ्रेंड्स. तो लकीली उसने बैग नहीं मांगा, वरना बैग मांगते तो और नुकसान होता. तो fortunately I still ended up going to the game. Enjoy किया, वापस घर आया, अम्मी अब्बा को बताया, बहुत गालियां दी मैंने उसको. दिल में मैंने ऐसी बदुआएं भी दी कि क्या पता वो जिंदा भी ना हो, मुझे नहीं पता. to be honest, मैंने बदुआ बहुत दी उसको. उसकी शक्ल याद है आपको? शक्ल याद है मुझे एक्चुअली बहुत विविडली याद है, क्योंकि उसने कवर नहीं किया था पूरा चेहरा. उसने बस अपने आप पे वो ब्लैंकेट बांधी हुई थी, ठीक है, इस तरह स्कार्फ टाइप, ओके, हिजाब की तरह, पता नहीं क्यों. So that was my first ever experience. सेकेंड वाला उससे ज़्यादा बुरा था, क्योंकि हम 8 लोग बैठे थे. और बड़ी फनी स्टोरी है, तो ये तो बतानी पड़ेगी. हम 8 से 10 लोग बैठे हुए थे. मैं और मेरा एक दोस्त शहीद, हम एक दूसरे ग्रुप ऑफ बॉयज से मिलने जा रहे थे एक चाय ढाबे पे. आई थिंक फेज 2 में देयर इज अ मस्जिद के पास पीछे एक चाय ढाबा है.
वहाँ पे बैठे, टेबल थी, सबने अपना फ़ोन रख दिया है, 5-6 लोगों ने, मेरा भी मैंने रख दिया वहाँ पे। मेरे पास उस वक्त एक iPhone 6 था आई थिंक, या iPhone 7 समथिंग लाइक दैट। और मैंने फ़ोन रखा, उसी वक्त मैं देखा 3 लोग बाइक पे आ रहे थे। डिडंट टेक इट फॉर, ये तब हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर वापस कनाडा से आया था। अच्छा ओके। तो 2015 की बात है ये, 2014 समर की बात है। तो मैंने फ़ोन रखा, 3 लोग देखते हुए आए, ऐसा लगा था वो भी चाय पीने आ रहे हैं, लेकिन एक हमारी तरफ आया, उसने कुर्सी एक्स्ट्रा साइड से पकड़ी, हमारे सामने बैठा, ऐसे करके सब फ़ोन निकालो। अब एट दैट पॉइंट पीछे से एक और बंदा आ रहा है, सबके एक फ़ोन ले रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैवी है। तो उसने क्या किया, उसने अपने अपने पेट को उठा के उसने फ़ोन यहाँ छुपा दिया। पेट को उठा के? उसने पेट को उठा के अपना फ़ोन यहाँ छुपाया, और बस उस बंदे ने उसके पास आया, उसने मैं दे दिया किसी और का। वो जल्दबाज़ी, उसने चेक ही नहीं कितने फ़ोन हाथ में मिले हैं, और बस वो ले गया बाकी फ़ोन। और फिर वो उठा, जब वो गए, वो पकड़ा उसने फ़ोन, वो भागा अपनी गाड़ी की तरफ, घर चले गया खुश कि उसका फ़ोन बच वो गया, सब खुश होगा और सब बाकी 9 के फ़ोन गए। सो अनफॉर्चुनेटली कराची के ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, दैट्स इट्स अनफॉर्चुनेट कि यार आप ज़िंदगी में इतना आई गेस आप, हम इस सिचुएशन में कि हम उस वक्त जवान हैं, आधे फ़ोन्स तक ऑब्वियसली पेरेंट्स ने दिलाए होते हैं आपको, आपके खुद के पैसे तो नहीं थे उस वक्त। तो इट डिडंट फील एज टॉर्चरस कि यार शिट, अब बोलते चलो अगला फ़ोन आ जाएगा। बट इतने लेकिन लोगों की लाइफ सेविंग चली जाती हैं जो जाती हैं। बैंक से निकाल रहे हैं एटीएम जाती हैं, लोगों की जानें भी चली जाती हैं। Yeah. तो इट्स वेरी Very अनफॉर्चुनेट unfortunate. एंड डजंट स्टॉप, इट स्टिल डजंट स्टॉप। Yeah. But you know whenever we go back now Canada से आप vacations के लिए जाते हो, आपको बहुत मजा आता है कराची में, right? Because you're just eating, having fun. But जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं ना, आप उनको, वो आप बोलते हैं भाई तुम 15 दिन के लिए आए हो, यहाँ पे यहाँ रहो, फिर पता चलेगा। ये इनको लगता है कि हम यहाँ पे ड्रीम जी रहे होते हैं, ये- और हमें अच्छा, ये लगता भी है, एक issue है। और हमें लगता है वो वहाँ पे ड्रीम जी रहे होते हैं। हाँ, तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर Yeah. साइड। जब हम जाते हैं वहाँ पे, हमें लगता है कि यार मजे क्या हैं। जिंदगी है, हाँ। ड्राइवर है, नौकर है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको मतलब गाड़ी में हर जगह घूमना है, आपको डोर टू डोर सर्विस मिलती है, लोग हर चीज़ पे काम हो जाती है आपको कोई भी काम अंडर टेबल कराने हो जाएगा। दे क्रेव व्हाट वी डू हियर, Yeah. एंड वी क्रेव what they do So there. again, तो grass is काफी always greener. कॉन्ट्रास्ट है obviously in thought, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। It's a thing, right? Grass is greener on the other side. आप बोलते हैं कभी मुझे बिजनेस करना है जब जॉब पे होते हो, और जब बिजनेस करना होता है तो बोलते हैं यार काश जॉब भी अच्छी होती। It's just like Yeah, that. हम इस टॉपिक पे भी आगे आएंगे, but चलो let's move Yeah. on to your Canadian life. Yeah. So you came to Canada for university, right? So why U of T, and what program did you go to? So I think why U of T as the question, मेरे पास I guess option सिर्फ टोरंटो था। अच्छा, okay. Not by restriction. पेरेंट्स ने बोला था कि आपको जाना है तो GTA में ही कहीं जाना है, ideally in Toronto, because that's where one of my brothers went as well. मेरा आइडियल गोल था कि मैं रॉटमन जाऊँ या मैं शूलिक जाऊँ। तो मैंने अप्लाई हर जगह किया था, but I think I didn't get to रॉटमन, so I was like, you know what, econ and stats program में enroll कर लेते हैं। So I did end up going to U of T in their economics program. Goal was to either transition to a specialist in economics, which is a pretty good, I guess, specialty degree in U of T. And the second option was going into Rotman again for second year attempt. Unfortunately, dono targets meet नहीं हुए. So that's why, and I think U of T का, again, the choice was the brother has been here, set up है, बेटा वहाँ चले जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी. Yeah. And how was the overall university experience? पहली चीज तो मुझे डर लगती थी कि यार will I make it into U of T, because my grades in A levels weren't that fantastic. Luckily पहले वो चैप्टर हुआ, फिर जब यहाँ आया उस वक्त तक I think personally confidence काफी अच्छा build हुआ था कि I knew that I was here to succeed. तो एक feeling थी कि यार I'll meet a lot of people, I'll get great exposure, I will try to win the world. I think university में आके हर बंदा, aside from these three factors, they think about life, friendships, partying, all those things. But those are also key factors on the other side. And I think I felt that. So I think U of T experience for me was fantastic. It didn't give me the university city experience because आप university town जाते हो, for example, if you go to Waterloo, आप Western जाते हो, it's a university town. जब आप यूएफटी में होते हो, you're in the middle of the city. Yeah, it's so spread out. अगर आपके दोस्त बनते भी नहीं है तो आपका पूरा शहर है दोस्त बनाने के लिए। Yeah. तो एक बहुत ही कंट्रास्टिंग लाइफ है टू व्हाट यू कैन इमेजिन कि आपको जो मूवीज में नजर आता है कि मैं यूनिवर्सिटी के एक शहर में हूँ, मैं हर दिन उन दोस्तों से मिल रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा शहर है,
जहाँ पे आपके वही दोस्त खुद भी अपने आप को एक नई चीज में दिखा रहे हैं कि अब मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है. सो आई थिंक बीइंग इन अ सिटी changes how you interact with people. Because आपको नहीं पता कौन कब disappear हो जाएगा because the city is so big. ठीक है. Small town में you can still meet those people almost every day. तो आपकी friendship के जो bond है वो ज़्यादा tight बनते हैं. अच्छा, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. आपको शायद याद ना हो, बट हम दोनों के एक है. So when I came to U of T as well, the first time I was doing really bad on a course, right? तो I came to you, बड़ा परेशान है, अहमद मैं क्या करूँ? And you were in your third year उस वक्त, क्या ठीक है? I just started third year. तो I came to अहमद, यार मैं क्या करूँ? तो like कितने आ रहे हैं मार्क्स? मैंने यार 50s में आ रहे हैं. तो मतलब पास तो हो जाओगे ना, क्या हो गया? तो मैंने यार मुझे लग रहा है मैं मिड टर्म में फेल हो जाऊंगा. बोला ड्रॉप कर देना, समर में ले लेना. मैंने यार ये एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद आ रहा है. क्योंकि अब देखो at the end of the day you when you go through those things yourself, then you have to accept and आप पास चेंज तो नहीं कर सकते. अब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मुझे भी यही हुआ था कि यार मैं एक कोर्स में फेल हो रहा हूँ या मैं कोर्स के मिड टर्म में पास नहीं हो रहा हूँ और ऑप्शंस थे. लोग मुझे मेरे 2 साल के सीनियर ने बोला था कि यार को मुझे समर करना, तो मैं वही चीजें वही एक्सपीरियंसेस आगे पास ऑन कर रहा हूँ. तो आई थिंक फॉर मी दैट वाज इट. एंड आई एग्री, आई नीडेड समवन लाइक दैट कि टेल मी कि भाई सही है, इट्स फाइन, अब हो गया तो हो गया, मूव ऑन, कुछ नहीं होता. समर पूरे 4 साल पड़े हैं, आगे कर लेना कुछ. आई एग्री. मतलब एट द एंड ऑफ द डे देखो टाइम इज इम्पोर्टेंट कि आपको हर चीज एक लिमिट टाइम में करना, जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो. बट यूजुअली अगर आप टाइम से ज्यादा प्रेशर ले लेते हो देन यू विल इवेंचुअली मेस अप इवन मोर. ऐसे बहुत केसेस होंगे जहाँ पे आपके दोस्त इतने प्रेशर में आके, ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं हमें यूनिवर्सिटी पढ़ना ही नहीं, हम चले जाएंगे वापस बाहर. तो ऐसा ना हो, इससे बेहतर है कि आप एक आधा साल और कर लो या एक कोर्स एक्स्ट्रा कर लो ताकि आपको कम से कम दिमागी सुकून तो. तो ड्यूरिंग योर टाइम एट UofT, डिड यू एवर फील, अरे व्हेन यू ग्रेजुएटेड, डिड यू एवर फील के यार मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी पढ़ाई पे? आई विल गेट योर कॉर्पोरेट लाइफ एंड ऑल, बट आपको कभी फील हुआ कि यार ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी? हुई थी लास्ट ईयर तक. लास्ट ईयर में इंस्पिरेशन आया था और शुक्र है आ गया. अगर नहीं आता तो फिर वो जितना मैंने मेहनत की उतना भी व्यूज नहीं आते. सो आई थिंक एंड तक इंस्पिरेशन आ गई थी. लास्ट ईयर काफी अच्छा गया बनिस्बत फॉर द अदर फर्स्ट 3 years. बट ऑनेस्टली आई टुक अप अ लॉट ऑन माय सेल्फ. मैंने अपने आप को काफी चीजों में इंग्रॉस किया हुआ था, व्हिच इज व्हाट टुक सो मच ऑफ माय टाइम दैट फॉर मी स्टडीइंग वाज नॉट द टॉप प्रायोरिटी. एंड वन थिंग दैट पीपल मिस्टेक फॉर, आपकी डिपेंड करता है आप किस करियर में जाना चाहते हो. I personally didn't see myself in a very, I would say, in a very grinding environment. I did not see myself in that. As an investment banker, I did not see myself in that. Although I would love to be one, just for the exposure, just for small. But I didn't see myself being like, मैं इतना मेहनत करूँगा कि मैं corporate ladder climb करूँगा. अगर आपको डॉक्टर नहीं बना तो आप इतनी मेहनत नहीं करोगे, right? तो आई थिंक जिस करियर में आप जाना चाहते हो उस हिसाब से आप मेहनत करोगे. तो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप करो, लेकिन अगर आपको एक डिफरेंट लाइफ में जाना है जहाँ आपको थोड़ा सोशलिटी चाहिए, आपको जहाँ पे आपको डाटा, तो आपको पढ़ाई में कम, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा डालना पड़ेगा, आपको स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा, आपको एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में जाना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ माई टाइम वाज स्पेंट एंड दैट रियली हेल्प मी एक्सेल माई करियर. क्योंकि मेरी जो जॉब्स भी लगी हैं वो उन रेफरल नेटवर्क्स के थ्रू लगी जो मैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिल के बना रहा था. मेरी एजुकेशन ने मुझे सपोर्ट किया, but the referrals got me in the room, which then got the people to see my resume or my credibility. Correct. Can you share your GPA? Like, I mean, because I want people to get inspired. Okay, भाई, अगर आपकी GPA कम भी है, so it doesn't mean that you won't achieve anything in your life. I would say my end GPA that I graduated was 2.64. Okay. That was my GPA. University से किस GPA में निकालते हैं? Sorry? University में किस GPA में निकाल देते हैं? या सस्पेंड कर देते हैं, I don't know. ये मुझे याद नहीं है. मुझे 2.4, इस टेंशन में कभी आया नहीं था कि I'm pretty sure नंबर लो हो गया था. लेकिन I would say based like मेरे जो दोस्त थे या मेरे भाई है जिसकी 3.9, 3.84 आ रही है GPA, which is a very high GPA, and it shows that you worked hard. और कि आप सिर्फ बुक्स स्ट्रीट स्मार्ट या वो नहीं, आप बुक स्मार्ट भी हो, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हो ओवरऑल. तो I would say that 2.64 GPA really threw me back because मुझे कंसल्टेंट बनने का बड़ा शौक था. मैं बोले इस जीवन में कौन लेगा मुझे, कोई आप you won't even pass the first check because उस वक्त भी by the time 2017-18 came in, a lot of your HR verification checks were happening automatically. कि अगर आपके पास एक keywords है, if your grades below a certain GPA, तो you won't even get I guess checked in the next round. तो that was a fear, and I would say उस fear ने मुझे काफी मतलब demotivate किया था. जब आप देखते हो कि आप एक कुछ जानने वालों की कंसल्टिंग में लगे जो आप बोलते यार ये तो मुझे होना चाहिए था, काश थोड़ी और मेहनत करना. But now that you hire people, do you think that's the right hiring criteria कि GPA देके hire करो? आप इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंचे तो
I honestly नहीं, देखो मैं ये कहूँगा कि GPA does matter. It doesn't matter for certain आपके I guess jobs होंगी, but for most companies GPA makes a difference. Why? Because it shows the benchmark of hard work that you put in. आप चाहे 2.67 GPA के साथ भी आप कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बट उनको एक बेंचमार्क देने का आपने कितनी मेहनत करी है. अब अगर आपने वो मेहनत नहीं की है और आपको उस जॉब में फिर भी जाना है तो आपको शॉर्टकट्स निकालने पड़ेंगे. तो लकीली वो शॉर्टकट्स अगर आपको मिल जाए ना तो फिर आपकी कंपनी में एंट्री है, चाहे आपकी GPA कम भी हो या ज्यादा भी हो. सो GPA इज ए गेट कीपर. ठीक है कि अगर आपकी अच्छी GPA आती है तो आपको एक एंट्री लेवल तो मिल जाता है, राइट. तो ऐसा नहीं कि आप इंस्पिरेशन और 2.64 GPA से भी जॉब मिल जाएगी. ऐसे हैक्स शॉर्टकट्स होंगे जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. It takes a little edge that you will need to develop in you to get that next job. And what are those hacks? So basically आप graduate हो गए, ठीक है. So did you have a job when you graduated उस वक्त? Luckily I did because again I had a job. Third year internship is a very key factor in the finance and business accounting world, right? In university. तो third year internship मुझे लेनी लाजमी थी. सही है. I was like यार चाहे जो भी हो वही मुंह तोड़ जवाब देना है कि मैं भी कर सकता हूँ, चाहे मैं economics के प्रोग्राम में हूँ, not the specialist, not the doctor. I was like I will make it work. तो मेरे एक जिनसे मेरी रिलेशनशिप बना उनके थ्रू मैंने उनको बताया कि आई एम लुकिंग फॉर समर इंटर्नशिप. उन्होंने बोला आई हैव अ फ्रेंड हु वर्क्स एट बीमो, ही माइट बी. तो उनने मुझे रेफर किया. दैट पर्सन वाज लाइक आई मेट यू प्लेइंग फुटबॉल, कूल गाय आई गेस. तो आ गया. तो उन्होंने बोला कि यार लेट मी गेट यू एन इंटरव्यू. गॉट द इंटरव्यू, आई लैंडेड थर्ड ईयर इंटर्नशिप. Funny enough, it is 2 minutes from your studio. So it was a surreal opportunity कि यार कैसे मिल गई, लेकिन मिल गई. अब इसको बरकरार रखना है. तो बट सॉरी उसमें ग्रेड्स मैटर नहीं किया, बट एक नेटवर्क मैटर किया. नेटवर्क मैटर किया. ठीक है. तो आपने जब अक्सर होता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप बाहर इंजॉय कर रहे हो अपने आप को, आई गेस एंजॉयमेंट बैलेंस ऐसे रखो कि आप इफ यू एंजॉय पार्टिंग, इफ यू एंजॉय गोइंग आउट, गेटिंग ड्रंक, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप वो भी करो. लेकिन आप ऑन द फ्लिप साइड स्पोर्ट्स खेलो, आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, आप ऐसी को कम्युनिटी ज्वाइन करो जहाँ पे आपको थोड़े ऐसे लोग मिले जो डिफरेंट तरीके से सोचते हों, इन सेंस के एम्बिशियस भी हों, दे आर डूइंग सम क्रिएटिव थिंग्स व्हिच अलाउज यू टू हैव नेटवर्क इफेक्ट्स. कि आप उनके थ्रू किसी से ताल्लुकात बनेगा जो आपको आगे लेके जाएगा. हेल्पिंग हैंड्स, इट्स एवरीवेयर. तो उसमें मुझे थोड़ी बेनिफिट मिला. नाउ से दैट काइंड इंस्पायर्ड मी कि यार नो मैटर व्हाट ग्रेड्स कम इन, जॉब मिल जाएगी. ओके सही. तो थर्ड ईयर में वो यकीन आ गया था कि यार अब जॉब मिलने का पता चल गया कैसे मिलनी है. अब थोड़ा ग्रेड ऊपर कर दो ताकि अब 2.1 पे ग्रेजुएट ना हो. सही है. I was gonna if I didn't push myself hard enough to get a 3.4 in my last year, then I would have ended up in a like early 2s in the GPA, which I think is going to be horrible. तो फिर ग्रेजुएट होने के बाद वहीं पर आपने फुल टाइम जॉब स्टार्ट की. फुल टाइम ऑफर. थर्ड ईयर इंटर्नशिप थी. उनने मुझे लकीली बोला कि यार आप पार्ट टाइम काम कर लो थ्रू आउट फोर्थ ईयर. और फोर्थ ईयर में मुझे एक I guess this was a great opportunity because मुझे काम करना था part time. I was gonna either work in retail because I have done that. Shoe store में काम किया, Hugo Boss पे, Aldo पे काम किया, Hugo Boss पे किया, हर जगह stints मारी हैं. Sales associate की. तो I think that for me was an opportunity. I don't have to do that. All I have to do is sit in an office. मैं अपने assignments भी कर सकता हूँ. Very chill life. I get paid better in the hour as well. That was it. So fourth year तक I continued it. They told me if you graduated. I'm sorry, you worked throughout your fourth year, part time. 25 hours a week काम करना जरूरी थे. For me, I was also part of the St. George football team. और फिर अपनी GPA को ऊपर लेकर आना था और social life maintain करनी थी. तो ये चारों चीजें लेके चलनी है आपको. तो इन चार चीजों को लेके चलना है. तो how much time and effort do you have to put in, especially as a fourth year student? For me, that was my grind. I was like, that is what I love doing, having multiple things around and then being able to excel at that. और as long as मैं वो कर लूँ, मुझे वो feeling achievement की आती है. But कभी burnout feel हुआ? वो बहुत होता है. Okay. But the balance is phenomenal because आप जब काम कर रहे होते हो, it doesn't require a lot of physical work because I'm working more on the intellectual side. कि आप computer पे काम कर रहे हो, you're sitting down, you're not physically doing labor. And I have sports, so I'm getting the best of both worlds. और social life भी मिल रही है. तो my 4 or 5 things that I like to carry with me, वो इतना एक ecosystem बनाया हुआ है कि social भी मिल रहा है, sports भी मिल रहा है, आपको काम भी मिल रहा है, intellectual food भी मिल रहा है और आपको थोड़ा spare time भी मिल ही जाता है chill मारने के लिए. Where did you work next after? When I graduated, मुझे BMO ने कहा कि यार continue full time. BMO is Bank of Montreal, by the way, for the audience. So BMO is Bank of Montreal. I was working within the risk and fraud department. मेरा काम उस वक्त जो था वो था कि
थ्रू आउट द वीक जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड एंड चेक फ्रॉड और आपके जो बैंक ट्रांसफर फ्रॉड्स हैं उनको कैच करना है अच्छा और ब्रांचेस से कोऑर्डिनेट करना है कि I find an issue in this specific transaction that you've accepted. We got to make sure we check this further. And you would do that. You would send it to the senior team to check, investigate, and try to catch fraud in that. So that was my job throughout. I'm pretty sure मैंने बहुत ऐसे जाने भी दिए. To be honest, कभी कभार दिमाग में कुछ और चल रहा है. Student हूँ यार, मुझे क्या पता है $10,000 का चेक. असाइनमेंट भी साथ चल रहा है. सब चल रहा है. जिंदगी बस क्रूज में चल रही है. और आप बोलते हैं यार अब इस चेक में कहाँ है फॉल्ट. जाना तो ऐसे बहुत दफा हुआ कि मुझे सैटरडे से काम करना था because they were like you since you have school हर चीज है और 25 hours भी पूरे करने jump in on a Saturday I was like fine तो मैं सैटरडे को सुबह 9 से 5 वहाँ काम करता था तो अब सैटरडे के काम में तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑफिस पे कोई है नहीं ऐसे बहुत पकड़े भी हैं ऐसी बातें I probably saved BMO a lot of dollars as well but maybe a few dollars here and there were also let go unfortunately when I graduated, I did not want to continue that job. ठीक है. I wanted to get into consulting. जो मेरा ड्रीम था कि यार मुझे बनना है. तो मैंने उनको बोला कि यार मैं फर्दर एजुकेशन ले रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन सो प्लीज गिव मी पार्ट टाइम स्टिल. और लकली मेरा जो अपार्टमेंट था यहाँ पे मैं उसको Airbnb पे डाल दिया था. अलाउड नहीं था like but I was able to Airbnb and I was basically earning income from there, a bit of part time work, enjoyed my summer and navigating through the ropes कि next step क्या है. It took me a while to figure that out. Up until I would say September, October, I tried everything that I could to try to get into consulting. But by that time, the admission or new entries हो चुके थे. I didn't make the cut, I guess. So फिर मैंने अपने आप को बोला quit this job, give yourself just 2 months. 2 महीने में जितने हाथ पैर मार सकते हो मारो और कोशिश करो कि मिल जाए. वरना और कोई ऑप्शन नहीं कोई या तो इस जॉब में ऑब्वियसली आना which wasn't that great paying especially for a recent grad it's decent but it's not glamorous. कंसल्टेंट में थोड़ा आपको पुश मिल जाता है और आपको एक करियर पाथ मिल जाता है. तो कंसल्टेंट बनना था. बहुत जगह अप्लाई किया बहुत जगह इंटरव्यूज भी दिए. ended up getting to final rounds for many of them for their January hires और लकीली एक ऐसा इवेंट हुआ जहाँ पे मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक डिलॉयट में एक इवेंट है प्लीज आ जाओ वहाँ पे. मैंने कहा क्यों आऊँ. And that friend used to work at Deloitte. नहीं he was also there because it was a developers event. Okay. उन्हें बोला सब developers आ जाओ. It's like it's a mingle night right कि आप आओ मिलो partners managers वहाँ पे हैं introduce yourself. So एक tech panel था they spoke my friend invited me he's a developer तो बोला तुम आ जाओ. इनविटेशन का मुझे पता नहीं. मैं गया उसने पूछा नाम क्या आपका. मैंने बोला मेरा नाम अहमद है. आपका तो नाम नहीं है इस पे. मैं बोला मैं बीमो में हूँ तो ताकि उनको लगे कि मैं डेवलपर हूँ. हालांकि जॉब खत्म हो चुकी थी बीमो में. तो they still let me in with a marker and with a marker they wrote my name down. Luckily I went upstairs. That's the first time I entered the Deloitte office. I loved it. I was like yeah this is the place I want to work. It's a great office. 6th floor पे गया. There was a lot of people and I hate networking events. मुझे लगता है कि यार एक बहुत क्रिंज फेस्ट होता है कि सब बंदे एक बंदे के पीछे हाउंड कर रहे होते हैं और कोई ना कोई कीवर्ड ढूंढते कि यार काश मैं इसकी अटेंशन पकड़ लूं. ये याद रहे मुझे. And I get it. वो होना जरूरी है. This is how corporate life and generally how you meet people. How else do you expect कि आपको इंडिविजुअल टाइम देगा कोई. तो ग्रुप असाइनमेंट करना पड़ेगा. तो नेटवर्किंग इवेंट मेक सेंस होना चाहिए. Not my thing though. So I remember seeing myself in the corner में कि मैं कैसे एंट्री करूं. कहाँ से जाऊं मैं इनके पास यार. एक पार्टनर था जो एक ब्लैक बुक लेके घूम रहा था. अब मेरे दोस्त ने बोला जो वहाँ था he was also mingling around so बोला bro if you get your name in this book you're set. अच्छा. मैं बोला अच्छा ये सीन है. अब तो मुझे घुसना पड़ेगा. तो I tried to see where the avenue is to enter and speak to him. और फिर एक manager he saw me he's like why are you looking out everywhere. Well, honestly I'm just trying to mingle man. So, that manager his name was Tapan as other people would call him. Him and I kind of clicked. He's Indian. I think he's a manager, so he was probably be in his late 20s or early 30s. So he kind of understood where I'm coming from. He was equally tall, so we both kind of vibe like soccer, sports, like everything was just flowing. Conversation seemed authentic. मतलब कोई काम की बात हुई नहीं. फिर मुझे what do you do here? तो बोलता है yeah I'm a manager here in this department फलाना ढिमकाना. तो उसने बोला here's my email just reach out to me sometime. मैं okay cool. मैंने अपने दोस्त को बोला boy so like bro not him the other guy. मैं बोला यार चलो ठीक है. तो मैंने कोशिश की तो मैंने देखा वो जो partner था Anthony he was going towards the bar because there was an open bar there as well. So I went there.
I called him. I was like, "Hey, Anthony." He's like, "Yes, what's up?" बोलता है, "You seem like the guy everyone wants to talk to, so I thought I'll introduce myself as well." He's like, "Okay, what's your name?" He looks at my name card. He's like, "Why is it written in marker?" Well, I forgot the invite. He's like, "You weren't invited to this, right? Because it's an invites only thing." Yeah. I was like, "Yeah, I kind of sneaked in, to be honest." So he's like, and he started laughing. Yeah. And he called two of his senior managers, like, "Look at this guy sneaking into the event." I kind of felt embarrassed. I was like, Yeah. "Shit, like I did not expect myself to be completely thrown off the book." तो उस वक्त तक मजाक उड़ गया था, मुझे सुन के इतना अच्छा लगा ये. मजाक उड़ चुका था, Yeah. सब हंस रहे थे. Yeah. 3-4 बॉयज थे, मतलब they were older than me, and you get intimidated by that because यार like मैं तो अभी मतलब ग्रेजुएट हुआ हूँ Yeah. और मुझे एक्सपोजर चाहिए और ये ऊपर हाले हंस हंस रहे रहे हैं मुझ मुझ पे. पे. तो जो भी हुआ उसने बोला, "Enjoy your night, buddy." Pat my back and left. और घर जाते तो सोच रहा हूँ यार क्या हो गया. सोच रहा हूँ, अरे क्या है मतलब, I hate this corporate life. I was like, this is not what I want to be. Yeah. But still, it worked out. I reached out to Tapan. I emailed him. He's like, link up for a coffee chat. It was late November at that point. I reached out to him. से बात हुई. He invited me to the cafe downstairs on a odd evening. मिला, उसने बोला, email me a resume. I'll reach out if there's any value in it. It was a good conversation. Went home. Then what happened was 3 weeks later, I had a few interviews. I didn't make the cut in any of them so far. I was just still hopeful कि कुछ हो जाए. मतलब I have no income at this point. I've left my job. मतलब I need to do something. तो 3 हफ्ते बाद कॉल आई. हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं. मुझे कॉल आई. Is this Ahmed? मैंने बोला yes. But I wanted to reach out because I want to schedule an interview with Anthony Chan. I was like, which interview? बोलती है, it's with the partner for Deloitte. We got your referral through Japan. I was like, interesting. I was like, So an interview directly with the partner. yes. Okay. And which partner is that? The same guy with the black book. Okay. Imagine how God works. Dude. Yeah. Amazing. Allah ने मतलब सारे दरवाजे उस वक्त खोल दिए. बोला भाई कुछ भी करके आखिरी अपॉर्चुनिटी दी. घुसो बस. अगर इसमें तुमने कर लिया तो तुम किंग हो, वरना पे तुम कुछ नहीं हो. तो इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ. I was pumped. I was like, यार, how has that happened? कि मतलब typically everyone who probably interviewed went through those 4 rounds, which is the rigorous life. कि यार आपको अप्लाई करना है, फिर आपको ईमेल का रिस्पॉन्ड का वेट करना है, फिर schedule next event, फिर schedule next event. और हर लेयर से बात करनी है, eventually get to the partner. And I got this straight in. I was like, okay, this is what I have to live for. और बस फिर ये हुआ ये कि मैं कैफे पहुंचा और उस वक्त मैंने याद है बाहर मैकडॉनल्ड्स पे एक बैगर था. मैंने उस वक्त सोचा कुछ खा लूँ ताकि इसमें थोड़ा फ्रेश लूँ. मैंने उसको कहा, आप क्या खाओगे? उसको भी खाना लगा. मतलब भाई उसने बोला थैंक यू सर. बोला just make a prayer for me today. Because McDonald's is right after aside from Deloitte. Went into the interview. He said, you seem familiar. As soon as we sat down, you seem familiar. I was like, you did tell me that I sneaked into the event and wish me best of luck. So that's what I said to him. He was like, I do remember that. He's like, just sit down. Let's have a chat. 10 minutes in, he's like, you're hired. Achha, during the interview here. Okay. 10 minutes in. I didn't even speak much, to be honest. I feel like he's like, I love Tapan. He loves you. Done. I was like, shit. That's how the world works. And when you said you're hired, how did you feel? I felt incredible, dude. I was like, this is my life, you know. Okay. I was like, कुछ भी हो, बस दुआ करनी है कि यार और एक डायरेक्शन ढूंढना है कि how do I make it work, and somehow I think it's not acting in a certain way. आपको बस natural रहना है. So I think that's my personality that I've always worked on developing, which is balancing the social, balancing the education, balancing the work, balancing family life. As long as I do those things, I feel my best. So I think वही मैंने बोला, this is my mojo of life. As long as I do this. What kind of consulting was it? It was tech consulting, no experience. Exactly. whatsoever. So how did you prepare for the interview? Funny story, because this leads into the entrepreneurship life. एक उस वक्त मुझे कंसल्टेंट बनने का बहुत कीड़ा था, तो मैंने अपने आप को बोला यार मुझे किसी को तो कंसल्ट करने दो, कोई तो मेरी सुन ले. तो उस वक्त जब मैंने वो 2 महीने का पीरियड चूज किया था to leave my job and find that next gig, I did open up a company. It was called at that point Nexus Consulting. Okay. If I were to describe it, small boutique consulting firm. Okay. But in reality, it was just a small business consulting firm, right? कि आपने बस किसी को जाके बेचना है कुछ. And luckily, there was a dry cleaner next to my home in Vaughan. उसको मैंने बोला, brother, you don't have a website, you don't have a digital presence, let me help you.
Now, to be fair, a dry cleaner needing a digital presence didn't really make sense, especially at that point when no one cared about For a dry social media cleaner, in that capacity. Yeah. आज आप dry cleaner crazy content बनाएगा, लोग follow करेंगे Yeah. उसको. Yeah. उस वक्त नहीं था. So luckily, I was able to sell him on a website. So I built that on Wix. But how did you learn to build a website? Wix पे drag and drop builder था. I was like, okay. I'll figure something out. And I had one of my friends who I was like, you know what, you want to do this mission with me? He's like, yes, I want to do that. So Nexus Consulting सोचा, website बनाई, थोड़े बहुत उसको digital prints दिए for brochures and stuff. And then, so that was part of the story I told Anthony as well, that I am not the smartest kid in the block, but I'm the hungriest kid on the block. This is what I did in just 2 months, and I sold someone something. So I'm certain, without having technical knowledge, I might be able to maybe be part of your sales team to go out and pitch to people. Otherwise, just give me anything. So well done, you're hired. So I think that was a reason why I got it. So I think small details in your life do make a difference. So आप कुछ भी करो एक intention से करो कि यार मुझे ये चीज करनी है, उसका small baby step क्या है. Similar to this, like you want to do something in media, start a small podcast, right? Eventually that small podcast becomes a massive one. So I think those baby steps make a difference, and that became my thing. I was like, small baby steps. Just do one thing, it'll grow into a bigger thing. So when you got in, right? So how long did you work at Deloitte? Exactly, I would say 22 months. 23 months. So about 2 years, right? Yeah. So at what time did you feel कि यार ये corporate life मुझसे नहीं हो सकती? COVID. 20. A month before COVID. So I would say February 2020. So that's about a year in? A year in. Okay. Why? Because corporate life seemed to be a sham. I did not enjoy it. I did not enjoy the fact कि मुझे उनके जैसा बनना पड़े again. What I felt about my brothers. कि मैं इनके साथ क्यों बनूं जबकि मैं अपने से बन सकता हूँ. तो वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे लेट तक रुकना पड़ेगा because that's how the culture is. मुझे नहीं रुकना लेट, मुझे घर जाना है यार, मुझे जिम जाना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, तो मुझे वो नहीं करना जो तुम्हें करना है. सही. आपको पिच डेक इस तरीके का बनाना है. I was like, यार मुझे इस तरह का पसंद नहीं आ रहा, मुझे दिखने में मजा है तो मैं क्यों बनाऊं ऐसा. So I think these small things made me not in love, and the fact that everyone was acting the same and I wasn't able to act my way, मुझे लगा ये मुझे fit नहीं हो रहा हूँ. Maybe the team was different, so I went on to a different project. Even in there, I felt it was better, but I still felt a bit isolated. पर्क ये था कि आपको ट्रैवल करने के लिए मिल रहा है, आपके पास अनलिमिटेड कभी स्पेंड आ जाता है, आप ये करो वो करो, आप घूम रहे हो, बड़े लोगों से मिल भी रहे हो. I think the perks are there. तो corporate life का एक मजा जो था वो लिया. But by the time February hit, I felt like I needed to go into more startup or a bit more in that culture phase, not in professional corporate life. So at that point, I was like, I want to go apply to a company like say Uber. आपको मुझे किसी tech space में जाना ज़्यादा. Now that I have exposure, and I think at that point I was trying to find a ticket to go to San Fran. वहाँ पे किसी कुछ जानने वाले थे जो वहाँ पे काम करें, take help from them and go meet people. But luckily COVID came in, and that changed things. Okay. I was still in the job. So March में जब COVID आया, I was still at a job at Deloitte. But my plans of going to the US and trying to find a job there, considering I have a US passport, उसको capitalize तो करूँ. So the plan that it didn't come to life, but I was like maybe an online job afterwards. So aista summer came in, and at that point I was like, I'm not enjoying this anymore, especially now being remote. I'm still feeling the same, like, culture thing that, okay, you have to be forcefully in games of social, stay online for 8 hours. आपके मैनेजर आपको लेट मैसेज करें जबकि आपका काम सारा हो गया, you can't, like, there's a lot of things, right? So उस वक्त तक डिसीजन हो गया था कि यार अब कुछ नया करना है. और उस वक्त But you didn't leave your job yet. I didn't leave my job yet. Okay. तो उस वक्त I was in the process of developing an idea of an app. ठीक है. और अगर आपको याद हो एक ऐप था Empowered के नाम से. Yes. That was by Rut? By Empowered by Rut. Rut Technologies was the company name. So one of my friends and I, we both went through the same corporate, I guess, feeling of being trapped, or I would say just not feeling in the right place. तो वो feeling जो आपको अक्सर बोलती है कि यार how should you snap out of it? काउच पे पड़े हो पूरा दिन, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रहा कि यार पूरा वीकेंड चलेगी, आपको मजा ही नहीं आ रहा कि मैंने कुछ किया नहीं होगा, फिर से 5 दिन काम करना है. So I think at that point people were like, you know what, maybe you should start meditating. I was like, people like start journaling. I don't want to write my thoughts down, it's scary. So I like something else. I like doing actions, I like learning things on the go. So the app was built with the premise कि यार you're the middle person, which is majority of them who don't want to do meditation, who don't want to do journaling. What do I make for the in-betweeners? So developed an app with a friend through external developer app support, and then pitched it to Deloitte as well, that there's a B2B factor
would you be interested? It's like, okay, it sounds interesting. Maybe if you develop something down the road, maybe we can own the piece and you can lead the stuff as a Deloitte employee. I was like, shit, they're saying that I should lead this app. I was like, maybe there's something in it. Maybe they see the value in it. I was like, on it, wellness is on the rise, so maybe I should prioritize this. So I was like, this might be my calling. Right. So maybe go through the venture round and try to find investments and stuff like that. So at that point, I was like, niyat bana lo. आपको एक ट्रिप पे जाना है तो एक ट्रिप प्लान की क्रॉस कंट्री फ्रॉम टोरंटो नॉट रियली हाफ द कंट्री टोरंटो टू वैंकूवर बाय रोड सो आई डिड दैट ट्रिप और उसमें उन्हीं जब रणबीर कपूर जा रहा था बोलता है मैं अपना को ढूंढने वाला हूँ Okay. मैं ढूंढने निकल गया अपने आप सही को है। दोस्तों के साथ अकेला नहीं गया तो ढूंढने निकला और निकलते निकलते एहसास हुआ कि यार आई थिंक आई शुड क्विट माय जॉब एंड ट्राई टू गो ऑल इन ऑन समथिंग just how life has given me in the past कि कुछ करना है तो छोटा स्टेप लेना पड़ेगा. Yeah. So at that point, that small step was you gotta see this through. So at that point, I was like, okay, target is November. I have to leave my job. By the time November was about close by, I was like, app is at a phase where it's working. I just have to push hard in B2C launch. और अगर वो चल गया, सीनोन है, पैसा ही पैसा होगा. अक्षय कुमार पैसा ही पैसा होगा. तो वो बहुत एक फीलिंग आ रही थी कि यार अब मतलब पहले भी हुआ है, सक्सेस मिला है, अब भी सक्सेस मिलेगा. सही. I was like, चलो बिस्मिल्लाह, let's get it doing. तो अम्मी अब्बा को बोला मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, भाइयों को बोला मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. First reaction? I would say I don't entirely remember that reaction because I think at that point even जब मैंने उनको बोला मैं शायद सीरियस नहीं होऊंगा, तो उनका रिएक्शन ये था मतलब ठीक है बेटा जो मर्जी है, हाँ कर लो, मतलब क्या कर सकते हैं, क्योंकि रोकेंगे थोड़ी अब. तो उस केस में बस नवंबर में जॉब छोड़ी, स्टार्ट डे 1 करना है अब. तो अब डिफरेंस ये थी कि यार and you were working on the app. I was working on the app, but there was one more thing. Nexus Consulting. अच्छा वो अच्छा, okay. Nexus Consulting का नाम चेंज होके पर्पस पाथ हो गया था. ठीक है. मेरे दोस्त ने बोला कि यार मैं जॉब छोड़ो, 1 साल पहले उसने जॉब छोड़ दी. The same friend जो ड्राई क्लीनर पे गए थे. तो मैं जॉब छोड़ो, मैं नाम ये कर रहा हूँ, मैं बोला कर दो, तुम 50% ओनर हो, मेरा हार्ट डन है, कर दो. मैं तो जॉब पे हूँ उस वक्त, मैं कैसे तुम्हें टाइम दूंगा इस चीज पे. तो आई वाजंट एबल टू गिव इट टाइम. मैंने बोला यार आई थिंक आई माइट स्टिल हैव दैट स्किल सेट एंड यूज माय Deloitte brand name to go and sell to more business, maybe not a dry cleaner, maybe a better company. So I was like, okay, you know what, if I need to make money, I'll make it through that and I will continue working on my app. ठीक है. तो ये इंटेंशन था और नवंबर दिसंबर के एरिया में ऑल इन. ठीक है. जॉब छोड़ दी, इस पे आ गए. दोनों पे साइमल्टेनियसली चलो, बट प्रायोरिटी वाज द ऐप. App between December to I would say March, April. नहीं, okay. Shit. It was pretty shit. Okay. So लेकिन side by side जो Purpose Path, formerly Nexus Consulting, became something. Okay. Started making small bit of revenue. So you got more clients. हाँ, तो मुझे समझो कि एक हद तक अगर मुझे महीने के 4,000 सवा 4 आ रहे हैं Deloitte से, अब मुझे 500-600 आ रहे हैं एक small job से. I was like, okay, this is how I can make money potentially. तो that kind of inspired me कि यार टेंशन नहीं है, पैसे आ जाएंगे. तो अब दोनों पे काम करो, कोशिश करो. तो ऐप पे I would say putting half my time, my business partner on the app was still at his job. And I know that when I'm at a job, business पे टाइम लगाना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं वही चीज़ Nexus Consulting के साथ कर रहा था. तो अब जब मैं उसको देख रहा हूँ कि वो मेरे साथ ऐप पे कर रहा है और मैंने ऑल इन कर दिया हूँ, तो मसला आ रहा है. ओके, B2C ऐप नहीं चला तो B2B ट्राई करते हैं, तो B2B नहीं चला तो बंद कर दिया. ठीक है. So I think उसको 1 साल तक घसीटा, बट और उसने मेरे पैसे घसीट के मुझे साइड में कर दिया. Unfortunately. चली गई. तो ऐप को, and that's I think I made a lot of good contacts with that. People actually found that I have some kind of creative bug in me, and I felt like I have a problem solving bug. तो वो bug आज भी मुझ में है, तो I still try to develop some kind of an app every year. तो अभी भी उस पे कुछ आएंगे, but simultaneously that app, the consulting company was on the rise. ठीक है. So the consulting company, and sorry, clients attract कैसे होते थे? इस तरह कि you just go and just dry cleaner के पास गए थे, like I'll make your business better, I'll make your website. इस तरह था या there were like other things as well? Obviously now things were a bit different because at that point COVID was there, so people were not as friendly, interactive नहीं थे. तो आपको हर चीज remotely करनी थी. So creating that impact remotely obviously is more difficult, but I think once you have that resume on your hand, क्या बोलते हैं यार, अब skill set तो है, अब एक portfolio है, नाम है, तो I think let me try that. So फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं उनके थ्रू, फिर डाउनटाउन में जो कॉर्पोरेशंस का ताल्लुकात थे उनको रीच आउट किया. एंड वन लेड टू द अदर, समवन इंट्रोड्यूस मी टू समवन. वन ऑफ माय ब्रदर्स कंपनीज एक्चुअली जो आप वो काम करता है, उनने मुझे हायर कर लिया टू बिल्ड देयर वेबसाइट्स एंड अदर कंटेंट. सो आई गॉट अ बिग डील फ्रॉम देम.
And that led to using their company name to attract more clients. One led to the other, and the company actually took off really well. So I was like, okay, money is not a problem anymore. ठीक है. Now it's just to build this and figure out what the next move is. So जब 2021 खत्म हुआ, the year was good. I was almost nearing the same amount of money that I made through my full year at Deloitte as I did at my company, alongside with the business partner. So double the income. Yeah. Income double हुई, but obviously split between partners. And obviously business में expenses और हर चीज करना थोड़ा challenging होता है. तो ऐसा नहीं कि आप इतने ही पैसे कमाओ, जो लोग बोलते हैं business पे आप सारे पैसे आपके, ऐसा नहीं है. You're paying corporate tax, you're paying back your HST. You have to reinvest. You have to reinvest a lot. तो ऐसी बहुत चीजें जो आप ये नहीं बोलते कि यार everything is being pocketed, but you're building something. और by that point मैंने बोला कि यार अब इसको build करते हैं. But वो कीड़ा बीबी था कि यार I need to do something big. Go big or go home. That's what I've been sent to this earth for. कि यार कुछ ऐसी कंपनी बनानी कि लोग बोले वाओ, क्योंकि उस वक्त आप देखते हो कि यार 2021, 22, 23 में एक बूम आया था. Young people are making crazy companies. Millions, yeah. मतलब some were incredible, actually real companies which have built great value. और आज वो companies actually बहुत अच्छा काम कर रही हैं. But then there's a lot of companies which actually went bust. Yeah. तो like the big ones went bust. तो उस वक्त लेकिन इंस्पिरेशन यही था कि आपको टॉप बनना है. मुझे ऐसी कंपनी बनाई जिसमें मतलब हॉकी स्टिक ग्रोथ जाए. अब वो करना बहुत मुश्किल है, और वो इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ हार्ड वर्क एंड लक. एंड आई थिंक आई वाज पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट माय लक वाज जस्ट नॉट ऑन माय साइड. और मुझे मेरी कंसल्टिंग कंपनी ही मुझे सस्टेन कर रही थी. एंड व्हेन यू आर बिल्डिंग अ सर्विस बेस्ड कंपनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज बैक टू अ जॉब, बट एट माय ओन टाइम. So it has its perks. It has flexibility. Flexibility थी. Like you're not answerable to anyone. Like कोई message नहीं करा, आप message करो बल्कि लोगों को. Correct. तो उसकी feeling अच्छी थी, but obviously then you have to be responsible 24/7. तो उसकी एक अलग I guess difficulty है जब आप उसको lead कर रहे हो तो. But luckily I had a business partner to work with who was equally responsible, who had to give 100 and 100, not 50-50. So at that point, 2022 ended. I tried another e-commerce company, Pakistan mein. I tried building another app in 2022. वो भी नहीं चली. E-commerce company चली कुछ time के लिए, but in peak year, obviously it wasn't the same thing. एक दोस्त के साथ पाकिस्तान में किया था. That didn't work out as planned. उसको भी eventually 2023 के start में बंद की. 2022 में फिर भी कंसल्टिंग कंपनी ऑन द राइज ही थी. और फिर 2023 एक अच्छा चल रहा था, बाकी साथ में चीजें ट्राई हो रही थी. मुझे, as I was telling you, my ecosystem is to juggle a bunch of things together, because that's what gives me energy and confidence to do more things, to do, I guess, better things. Okay. So for me, that kept on going. 2023 आया, and at that point, I was still figuring out, okay, consulting company to grow हो रही है, but और क्या करना है side में? So at that point, I was thinking of starting a podcast. I was thinking of starting something else. एक नया app सोचा, which was for restaurants, तो वो भी develop करना शुरू किया. So always try to get many things going, because I was always looking for that home run. कब वो छक्का लगेगा कि अखबारों पे नाम, वो हर जगह बस वो चाहिए था. उसकी भूख है बस कि अब वो चाहिए. तो कोशिश जारी है. ठीक है. लिंक्डइन पे लिख दिया. एक मेरी आई थिंक एक हेडलाइन थी लिंक्डइन पे इसका. मेरे दोस्त हमेशा मुझे और से एक मजाक करते हैं. I think just doing things. I think I remember. So because I just don't know what am I, right? Every time I talk to you, you're doing a different thing. Exactly. मैं बस कुछ चीजें कर रहा हूँ. तो लोग बोलते क्या कर रहे हो भाई, तुम just doing things. तो और I'm not how are things? Because you're just doing things. So I think at that I'm still able to not develop a personality around my work. Yeah. अब मेरा काम fast forward, I guess I'll jump into 2023. Rise. Developing something new, consulting companies going, hiring in Pakistan, hiring some people here, growing a consulting practice which does now software development, which does production, and which does marketing. So that thing's growing, keep developing it. Again, 2023 ended with another year of shit yaar, अखबार में नहीं आया. तो अब 24 शुरू हो गया. सही है. This is where things very much changed. And 2024 में around March is when I decided, I was like, yeah, my business, the consulting business, is not really working out as I wanted to, because and that's the marketing agency, software development house. So I have planned something, but it's not meeting its targets quarter over quarter. What's the problem? I felt my business partner and I were the problem. And at that point, I had an ultimatum for the last few quarters saying that I need this, I need this, I need this. You got to make this work. And due to his own struggles, or maybe my lack of, I guess, support together, or his lack of understanding towards my direction or his own direction, I think a perfect blend of many things caused us to cut our partnership. Okay.
And that was a pivotal moment where I was like, shoot, another business might be going to the dust. I think something which I was growing so much is now on the brink of losing a friendship alongside with a business problem because him and I were then tooth and nail fighting. So ab ek tarah se ek separation. I would say my first Co-founder full separation. divorce. Yeah. So wo hua. Everything in my life is giving me like a way to build or shape my personality. I think that was also a defining moment because I was able to fight for what I created and he was trying to fight for what he created. तो अब जब आप उसकी वैल्यू रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो और वो आपकी नहीं कर पा रहे तो आप तो और लड़ोगे और आपकी फ्रेंडशिप में एक मसला आएगा. तो दोस्तों के साथ काम करना भी एक बड़ा चैलेंज है और आज उसके साथ मेरी दोस्ती नहीं है. क्यों? क्योंकि we were both not able to share each other कि यार मैंने ये किया तुमने क्या किया है, तुमने किया तो तुमने क्या, मैंने ये किया है. तो आपने जब किसी को वैल्यू नहीं किया तो आप ये बोलोगे यार दीने दरे ये बेकार बंदा ही बेकार है. मैंने उसको ये बोला, उसने मुझे ये बोला और बिजनेस को बंद करना, स्प्लिट किया. ठीक है. I think of myself as a bigger man. Why? Because I told him, you keep the business. If you think you've done so much, you keep the business. I will take what I brought in and I opened up a new company from scratch. Okay. And I can confidently say this, that that company did succeed and is succeeding today much better than all those years that I've worked in. So I would say I'm happy that thing happened. It shaped me to become even more ambitious and aggressive in my goal in my own way. I didn't have to split my advice or my thoughts with anyone else. I was like, this is how I want to shape it. So I'm going to take it. Are you the only like founder or CEO right now? Correct. Okay. Yeah. And what's the name of the new company? So this company is called Potence Digital. Okay. From the word potential. So it became Potence. And that company has 3 verticals. One is software development, marketing, and then production work. So all 3 work independently and also complementary to each other because every company needs marketing. They also need some software development. They will also need some production. So provide them all 3 services if I can, and then bring in vendor or supporting partners from sales, HR, or बेचते रहो. Do you hire a lot of people from Pakistan? I do. Okay. Yeah. अच्छा, पाकिस्तान में ये a lot of people say कि especially जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बड़ा कि पाकिस्तान में talent नहीं है. I'm not sure if you have heard it. So what are your thoughts on it कि पाकिस्तान में talent नहीं है? पाकिस्तान में बहुत talent है. Yeah. That's what I feel as well. Everyone has their opinions. और I guess बात यहाँ पे आती है कि आपने जिनको हायर किया आपने उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी है. That's an important thing, right? अगर आपने एक बंदे को अपॉर्चुनिटी किया मेरी एक वेबसाइट बना दो, उसने नहीं बनाई अच्छी तो आपने उसको डायरेक्शन सही दिया, आपने बस ये सोचा कि मैंने आपको पैसे दिए तो तुम्हें अच्छा बना के देना है मुझे. I think it's every possible thing that you do is a two-way thing. Yeah. अगर आज आपने किसी को वीडियो एडिट करने के लिए बोला आपको भी डायरेक्शन ऐसे देना है. आप भाई जो बनाना बना दो मुझे अच्छा लगना चाहिए. ऐसा नहीं ऐसे तो काम you have to invest your time as well. Correct. Yeah. आप अगर आप इंटरनेशनल से हायर करो, आप पाकिस्तान में हो, आप सॉरी कनाडा में हो, यूके में हो, यूएस में, you're in a country where you're like, you know what, there are certain standards, तौर तरीके काम करने की. यार इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको अंडरमाइन करोगे. आपको उनको वो एक्सपोजर वहां देनी है ताकि वो अपने लिए कुछ बना सके. And that's something that I really try to put into the company कि यार आपको यहाँ के तौर तरीके दुनिया के सीखने हैं. क्योंकि आप वहाँ बैठे बैठे किसी भी दुनिया में कहीं बंदे को सर्व कर सकते हो आज. So why can't I be a vessel that you get the opportunity? And I know one of my former staff members have actually opened up their own company and is hiring people. So आज वो मुझे दुआएं देता है और मैं भी उसको देता हूँ और आज वो मेरे काम आते हैं, मैं उससे काम आऊंगा. तो you never know who is made for what और वो कहाँ काम आ जाएगा. So I think पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है. People just are too lazy to explore it. And they're too quick to judge. आप कोई भी चीज बनाते हो उसमें टाइम लगाना पड़ता है. Yeah. Opportunities हैं but you have to work hard. Right. अच्छा, often आप लोगों से बात करते होगे, especially your friends who work in corporate, कि यार अपना कुछ करना है. Yeah. ठीक है. एक तो काफी लोग कुछ करते नहीं है. ठीक है. और they fantasize the entrepreneurial world कि यार ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, पैसा ही पैसा होगा. राइट. तो आप उनको क्या एडवाइस देते हो और आप जब आपसे बात करते हैं आप क्या सोचते हैं, इनको क्या लगता है कितना आसान है ये सब करना? आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. I'll jump into the first part first, which is a lot of people do think that कि यार अपना करना है कुछ. So you fantasize यार. It's a great fantasy to have, right? It's one of the healthy fantasies to have, to be honest, ताकि आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जाओ. I think having something of your own or creating value entirely by yourself is a beautiful feeling. अगर आपने वो कर दिया तो आपको एक proudness feeling तो आती है. And again, अगर आप corporate life भी करो, it's a great thing to have. Don't discount it क्योंकि आपको एक stability मिल रही है, एक growth मिल रही है. Don't. Because अगर दो लोग साथ खड़े हैं, corporate वाला लाइफ, एक corporate बंदा और एक entrepreneur, तो for some reason entrepreneur को ज़्यादा इज्जत मिलती है, इसका अपना कुछ है. Even though
शायद वो प्रॉफिट नहीं कर रहा, शायद कॉर्पोरेट वाला वो इसलिए क्योंकि आई थिंक आज कल के एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को दिखाते बहुत ज्यादा हैं. like are they actually making money? That's the question. There's a lot of entrepreneurs I know who actually thought they were making a lot of money और वो बहुत आगे चले जाएंगे और आज वो जॉब कर रहे हैं. मैंने देखा भी ऐसे लोगों को, मैं बात भी कर चुका हूँ, because you never know एक what बस volume ग्लैमरस लाइफ दिखाई हुई है LinkedIn पे कि नहीं हाँ, और लोग दिखाएंगे ना क्योंकि लोगों को कोर्स भी बेचने होते हैं अपने, एक चीज़ भी बेचना होता है, and you get caught in that. और ऐसे बहुत डेस्परेट लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैप में फंस जाते हैं और कोर्सेज ले भी लेते हैं और बोलते हैं कि मैं कमाऊंगा. आई थिंक ऑन द फ्लिप साइड, द गुड साइड इज कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको एक आई गेस एक सीलिंग नहीं मिलती आपको, आपकी यू कैन कीप क्लाइंबिंग अप. एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज विश फॉर दैट. लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ अगर आपके पास एक अच्छी करियर है, एंड आई नो मेनी पीपल हु विल एंड अप मेकिंग वे मोर मनी देन एन एंटरप्रेन्योर वुड एवर मेक. ऐसे बहुत करियर है जहाँ पे आप जा सकते हो, और अगर आप ऐसे करियर में ना भी हो तो आपका करंट करियर भी आपको इवेंचुअली उस डायरेक्शन में लेके जाएगा. चलो, corporate life. So, is there anything new that you're doing apart from marketing agency these days? Aside from the marketing agency these days, I am operating a paddle club. So apart, we'll get to that. Yeah. But anything else? Oh, alongside you want to share? Well, very soon, I will host you at my podcast too. Okay. So that's one thing that's gonna come. Another thing I'm building alongside is I'm building this new app called GiftWiz. Hopefully I'll just give you a quick glimpse of it. It's basically a gift idea generator, but it although there are many out there, my goal is to give you a reminder tool built in so that you can input all your occasions, आपके anniversaries, आपके birthdays, reminders जितने भी है, and it auto generates you reminders and also finds you the perfect gifts based on select few questions that you have to answer. तो उसके थ्रू आप अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हो. You get text notifications, SMS notifications कि यार कोई भी occasion आ रहा है, feed it in, आपको ideas मिल जाएंगे, because I personally have a tough time remembering कि मुझे गिफ्ट क्या लेना है, कहाँ से लेना है. तो affiliate channels के थ्रू I'm hoping I'll be able to make money off that business or at least grow a good product finally. चलो, so that's something I'm working on alongside. Good luck with that. उसके अलावा बस थोड़ा जीना भी है. हाँ नहीं, absolutely. चलो, let's move on to the paddle court, right? So how did that happen? Paddle courts happened by chance, to be honest. I think because Zubair was here, like episode 4 for anyone who's looking to know Zubair. तो उसने कहा था कि how did that happen कि यार हम खेल रहे थे, then we thought कि यार हम अपना ही शुरू करते हैं, and you guys started, right? So इस तरह start हुआ. तो अब how difficult is it to manage like a club? It's very difficult. Okay. Because of your overheads generally. I personally did not want to be in a geographically bound business. कि ऐसे business में नहीं जाना जहाँ पे मुझे अपने आप को एक जगह पे रोकना पड़े. तभी मेरी एजेंसी और सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो इस तरह ऑपरेट करते हैं कि मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ. इसमें तो you have to be there, like physical presence यहाँ पे होना है. तो अब मैं एक लैंडलॉक्ड बिजनेस में हूँ. तो मुझे जनरली उसको ऑपरेट करने में डिफिकल्टी यहाँ इसलिए नहीं थी कि बिजनेस की ऑपरेशन मुश्किल है, but it's because it requires a lot of care and attention because you have to build a community. अब उस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए जो आपको मेहनत करनी है, स्पेशली इन ए स्लो इकोनॉमी ऑफ कैनेडा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बट द इनकम लेवल्स आर नॉट राइजिंग. अगर आप यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट रखते हो पैडल के लिए, व्हिच इज अ लग्जरी स्पोर्ट, इट्स नॉट एक्सपेंसिव स्पोर्ट टू प्ले. तो अगर आप हफ्ते के 3 दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि लोग आए मेरे पास, गैस बर्न करें, ब्रैकेज रेंट करें, हर चीज़ करें, आई एम आस्किंग देम टू पे $100 a week. तो एक बंदा जो है बोलेगा यार अगर मैं महीने के 400, अगर मैं एवरेज 4-5 हज़ार कमा रहा हूँ, मैं अपने महीने के 5 से 10% पैडल में लगाऊं, not worthwhile. So I would say operationally I love running it, but building the community out of it and hoping कि यार मैं इससे बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा. It's not, it can happen, inshallah it will happen because I will figure out ways to do that, but I think it's not as easy as I thought it would be. Knowing that paddles are picking up sport, I was like ये करना चाहिए. और अच्छा मतलब चल भी रहा है. We have a lot of loyal people, but it's in building in a slower economy time, it is a bit tougher. But it doesn't mean I'm not going to work hard on it. It's going to take all my attention and time as well. तो इसको इंशाल्लाह pick up करेंगे. अच्छा, there is this boom, paddle boom in Pakistan. I'm sure you have noticed कि every single day कोई ना कोई पैडल की स्टोरी डालता है आपके दोस्त, नया पैडल कोर्ट खोल लें, इंडोर एयर कंडीशन पैडल कोर्ट्स, क्या नहीं हो रहा. तो पाकिस्तान I just feel like, और अच्छा initially it was just the elite class, right? बट अब हर जगह खुल रहे हैं, लाइक टू केटर एवरी इनकम सेगमेंट. ठीक है, तो मतलब आपको 10,000 का भी एक कोर्ट मिलेगा और आपको 4,000 का भी मिल रहा है कोर्ट पाकिस्तान में. ठीक है,
कनाडा में भी यही है कि कनाडा में भी प्रीमियम कोर्ट्स हैं, एंड वेयर डज योर कोर्ट और प्राइसिंग फॉल के यार ये मिड लेवल के लिए है या एलीट है, क्या है? पहली चीज आई डिडंट नो कि पाकिस्तान में अलग इनकम सेगमेंट्स को कैटर करने के क्लब्स हैं. Yeah. आई डिडंट नो दैट. आई असूम नहीं होंगे अब बिकॉज अब है तो Yeah. ग्रेट है, बट आई थिंक लाइक फॉर मी एट दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग कि यार ये काफी एक फैक्टर है टू इनेबल वुमेन एंड फैमिलीज टू कम प्ले. Mhm. So that was a factor, and I Yeah. feel like that was a great thing. But at the end of the day, it's good that other segments are opening up as well. So that's fantastic that people are actually investing towards that, and that's what entrepreneurs should do. कि यार आपको बड़ी मार्केट पे जाना चाहिए. यहाँ पे I would say the most difficult thing is commercial spaces. यहाँ पे एक limitation है. यहाँ पे आपको एक outdoor club तो खोलना साल के 12 महीने नहीं कर सकते आप. 6 महीने, आप 6 5-6 महीने, महीने, और आपको इंडोर क्लब खोलना पड़ेगा. इंडोर क्लब में लिमिटेशंस के आपको सीलिंग हाइट बड़ी चाहिए, आपको जगह बड़ी चाहिए. अगर आपको अमेनिटीज ज़्यादा डालनी है तो आपको और स्पेस चाहिए, तो उसका रेंट कितना हाई होगा, यहाँ पे टैक्सेस कितने हाई हैं. तो आई थिंक यहाँ पे अभी कोई लग्जरी इस सेंस में खुला नहीं है. एक खुला है विच इज कोर्टेक्स इन ओकविल. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड. सो आई एम सरप्राइज्ड दैट पर्सन ओपनड अप वन ऑफ द लार्जेस्ट पैडल क्लब्स इन द वर्ल्ड इन कैनाडा, वेयर and आई just नो paddle. Okay. it's just paddle and pickleball, where I know business in paddle is generally slower because the economy is not as favorable for people to spend every week. So I'm hopeful. I'm hopeful कि उनके खुलने के थ्रू it gives me hope कि अगर वो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतने होपफुल है तो मैं क्यों नहीं हो सकता. Acha, there's also like pickleball, right? Which Yeah. again is different from paddle, but there's free pickleball courts all around, Yeah. right? In downtown, everywhere, right? So do you think कि जो Canadian mindset है कि यार pickleball, paddle similar ही तो होगा, हमें free में खेलने को मिल रहा है, so why would I pay $100 a week just to play paddle? $100 a week वो individually Like $30 a day. लेकिन Yeah. I would say at the end देखिए, every sport has its own hype. Paddle की hype क्या है? It looks very very good. Glamorous. It looks Yeah, glamorous. yeah. And everyone knows कि अगर आप public places में जाओगे, you won't find glamour. तो glamour के लिए आपको थोड़ा premium देना पड़ेगा. So I think the general perception of paddle is that it's a glamour sport, which means it has to be paid. So I think the mindset will not be to question कि यार free course क्यों नहीं है यहाँ पे? कोई free बना के नहीं देगा. जब court की cost इतनी high, कोई भी government नहीं बोले कि यार I should invest in this because public wants it. So I think that perception will not happen for paddle. Paddle will be growing because it's a very social sport. It's a very it integrates people a lot. So I think ये grow तो होगा. It won't have the same, I would say, downfall, or I would say slow down of as pickleball, because people still love pickleball. North America में pickleball is still bigger than paddle. यहाँ पे आपको North US में in my birthplace Chicago, वहाँ पे आपको सिर्फ 3 paddle courts मिलेंगे, as in a very very big city like Chicago. लेकिन आपको वहाँ पे 100 pickleball clubs मिलेंगे. Yeah. So pickleball is still popular. It's bigger. Yeah. It's bigger. It's more friendly to more people. It's also for a wider age group. Plus, it's not costly to build, right? Like you don't need glass and everything. It's 1/5 of the price to build. Yeah. What are your future plans? Future plans? Well, सबसे पहला plan ये है कि अपनी जो companies build करना चाह रहा हूँ उनको I would say एक independent free level पे लेके जाऊँ, where I know that this is set enough for me to now be like, okay, I've made these companies at a good footprint. That's one of my main goals. I think hopefully I'll be able to achieve that within either a few months or within a few years. You never know. कुछ और करने का plan है apart from any app other than the gift app, or do you have any other? Because I remember like once we were talking about you के रेस्टोरेंट के लिए कुछ करने का प्लान वो भी एक ऐप है जो डेवलप पड़ा हुआ है, उसको बस मार्केट करना है. तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो पाइपलाइन में डेवलप्ड हैं, पड़ी हुई हैं, वन बाय वन लॉन्च होंगे. बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू प्रायोरिटाइज इज जस्ट हैव फन इन माय लाइफ, टू बी ऑनेस्ट. I've always been a very I guess enthusiast. I do a lot of things outside of my life, which is play sports, do adventurous things, go travel, spend time with family, spend time with friends, do just चीजें करनी जिंदगी में. Sir, do you aspire to make a lot of money, or you're like ठीक है पैसे होने चाहिए बट इतने कि मेरे पास इतना टाइम हो कि अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं? ऐसे मैंने बहुत लोग देखे जो इतना पैसा कमा के भी लाइफ एंजॉय करते हैं. तो आई थिंक पैसा बहुत कमाना है, ये तो गोल है. ठीक है. लाइफ एंजॉय करना इट्स अ चॉइस, and I think I have enough I would say reason to make that a choice. So I think दोनों बैलेंस हो जाते हैं आपसे. चलो, perfect, Ahmed. One last segment, so the audience Q&A. I have some very interesting questions. So all right, first one, and I think ये someone किसी ने गलती से आपको ज़ुबैर समझ लिया. Advice for anyone who want to buy their first investment property, but I mean if you want to answer you can. But लोग सवाल पूछे. Yeah, these are not my questions. Yeah. Oh, crazy. These are questions that people asked. यार अगर आपको खरीदना तो खरीदो, वरना नहीं खरीदो. क्या करो? That's not my field. लेकिन
question है कि if I want to buy my first home, नहीं, first investment property, not the first home. where should I buy it? Or For anyone who want to buy their first investment yeah, at the property. end of the day, अगर आपके पास life is a bit too short Yeah. to always think about building your first home and this. At the end of the day, it just happens in the flow. Honestly, Yeah. that's what I believe in. Yeah. I haven't. I would say मैंने अपना घर तो नहीं बनाया अभी तक. Yeah. शादी भी नहीं की है तो बना लेंगे बाद में. So again, Alright. I would say just go with the flow, man. Yeah. Investment property भी ले लो, हर चीज ले लो, हाँ. बस ऐसा लो कि आपके जेब पे भारी ना पड़े और आपके जिंदगी का सुकून ना जाए. Yeah. And for real estate advice, please watch Zubair's episode number 4. That is Correct. great real estate advice. Second, do you think education is a waste of time? Absolutely not. Okay. I would say आपने education. इमरान खान की तरह बोला है. हाँ. Absolutely not. I am inspired by him, to be honest. I would say education is very important, as I mentioned. आपको एक gatekeeper जो होता है आपका, आपको filter अच्छा कर देता है. So, मतलब आमिर खान कहता है ना, काबिल बनो. काबिल बनो. Excellence. काबिल बनो. Yeah. Excellence के पीछे ना भागो. Excellence के पीछे भागो. भागो. नहीं. Excellence के पीछे ना भागो, काबिल बनो. I think that was it. चलो वो आप replay देखें. Yeah. Perfect. Next one is पैरेलल कोर्ट खोलकर पैसा बन सकता है? बन सकता है. कितना जल्दी बन सकता है? ये मेरा सवाल है, ये वो इसमें नहीं लिखा हुआ था. इसका मुझे अंदाजा नहीं because I haven't lived through the cycle yet. ठीक है. अभी 3 महीने हुए तो अभी 3 महीने हुए. 3 महीने हुए तो I don't think Yeah. बन सकता है लेकिन. बन सकता है. Yeah. पोटेंशियल है. Potential है. ठीक है. बट कैनेडियन मार्केट में राइट एंड अभी आपने बोला कि एक नया पैरेलल कोर्ट खुल चुका है. डू यू थिंक इतने खुल चुके हैं कि अब इतना कंपटीशन आ चुका है? इतने खुल रहे हैं कि अच्छी बात है क्योंकि और लोग खेलेंगे. ठीक है. ऐसे बहुत लोग जिन्हें खेला भी नहीं आज तक. Yeah. तो जितने लोग खेलेंगे उतना ये दिस इज अ गुड साइन. Competition is always a good sign. ठीक है. Did you ever lose money in anything you did? You already told about that. Yes. That I've lost thing. a few, yeah. What did you hate about corporate life? वो भी आप बता चुके हो. जवाब शायद दे चुके हो. No flexibility. काफी हो चुके हैं. Entrepreneurship सब कर रहे हैं, but who's actually making money? Honestly, कोई भी सच जवाब देता नहीं है. Yeah. वही बात होगी कितना पैसा कमा रहे लोग बताएंगे तो नहीं. Yeah. Clear answer. But आप इस फील्ड में हो, you know people who are entrepreneurs. Is Yeah. everyone making money? No. Okay. Percent अब एक है आपके दिमाग में कि यार It's a very difficult number to give a percentage to क्योंकि at the end of the day मुझे भी नहीं पता कितना सच Correct. बोल रहे हो. हाँ, तो yeah. I think at the end of the day पैसा I think it's just an attraction. Yeah. आप अच्छा काम करोगे तो पैसे आ ही जाएंगे. Hmm. ऐसे बहुत लोग हैं और जो ज्यादा बातें करो ना वो शायद ज्यादा पैसा ना कमा रहे हो. So I think जो ज्यादा पैसों के बारे में दिखाए at the end of the day, yeah, some of them might be true, but most of them are just trying to show that have a lot of money. they have a lot of money when in reality it might just be like just a show. So Amazing. just don't fall for stupid traps. Amazing. Advice for someone who wants to leave the corporate world for entrepreneurship. Man, I have very unconventional advice. Which is Just have conviction कि यार Okay. आपने baby steps लेने हैं और उसको see through करना है. अगर आप नहीं करोगे तो आप you won't be able to live through the cycle, right? तो मेरा main मशवरा ये होगा कि आप एक चीज़ चुनो और उसके थोड़े बहुत baby steps अपने corporate life के दौरान करो and then you're able to find like don't leave your job and then start, right? I would say that don't go all in. Yeah. For if you don't have a backup plan or if you don't have a, and it's okay to have a backup plan. Many people say backup nahi, all in jao. Zaruri nahi hai. Yeah. Okay. You can have a backup plan and then try to do business. Yeah. Jeff Bezos, I'm not sure if you saw that. उसने एक जगह कहा था कि I don't have a backup plan because that just distracts me from my plan A. I mean, that's Jeff yeah. Bezos. Yeah. And then you. It again goes back to one important thing. Same thing as my brothers. They have flaws. I have Yeah. flaws, but they have some good things. I have some good things. Everyone's so different. अब मैं Jeff Bezos नहीं बन सकता, वो अलग बात है. लेकिन Jeff Bezos मैं भी नहीं बन सकता. Yeah. True. Perfect. Actually, दो रह गए. One advice for young people. Young people. ओए अगर मैं बड़ा intellectual feel कर रहे हो. होता मैं बोलता But young जल्दी people शादी like कर लेता. लेकिन अगर मैं young people को advice दूं तो उल्टा मुझे बोलेंगे भाई जल्दी शादी करो. वैसे एक्चुअली एक सवाल आया था क्या कि शादी कब कर रहा हूँ मैं कि बट वो मैंने स्किप कर दिया वो फिर मेरा अगर to answer that question advice for young people yeah. Honestly just go be a bit more social. Okay. That's the main thing. Got it. People are not being as social anymore. अच्छा शादी वाला सवाल ये था मैं लिखा हुआ है मैंने प्लान नहीं था but now that you mentioned बता it दो. why is he still single ये सवाल आया था. Oh, किसको इतनी curiosity है भाई. वो फिर आपको मैं पॉडकास्ट के बाद बता दूंगा. ले इंशाल्लाह नियत बना दी है. नियत ओके. नियत बना ली है मैंने चलो. ताकि लोगों को पता चले. हाँ यहाँ पर अहमद ने कंफर्म कर दिया. ठीक है. Last one. Any regrets in life? Any regrets in life? Oof, lots of regrets. Not to put myself down, but
for putting myself up more क्योंकि आप बोलते हो कि यार ये क्यों नहीं किया पहले मैंने अब कर लूँ. That's the regret कि यार आप बार-बार क्यों बोलते हो अपने आप को कि यार ये क्यों नहीं किया. The simple answer after thinking of a regret is shit. Let's make it happen now. Yeah. Because you can do a variation of that thing after. Amazing. So बस करते रहो, जिंदगी जियो. Chalo Ahmed, thank you so much for your time. Thank Thank you. you so much for coming. And honestly, one of the best conversation I've had so far. मैं एक चीज कहना चाहूँगा if I जरूर. may. I've obviously grown up with Jawad. I have honestly in my university life and post I've actually come to your house so often. Yeah. हमने I think slumber parties की होंगी अगर लोग as a cousin कहना चाहें. Yeah. I've seen you mature into the man you are today. And it's been a pleasure just to not see you host me, but also see you lead conversations. I think it's very difficult to be a host, and it will be difficult every episode. But maintaining that and having that spirit of being मैं करके दिखाऊंगा, वही मुंह तो जवाब दे रहा हूँ. Yeah, So thank I'm you. pretty Thank happy you very seeing much, that. Ahmed. That's very motivating. But yeah, Yeah. thank you so much for your time. Or thank you sorry. Best of luck for everything that you're doing. And I hope Thank you very much. मैं भी अपनी marketing एक दिन आपसे जरूर कराऊं. But आप बहुत Inshallah. महंगे हो अभी. नहीं, तो but one Family day. के लिए free. नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए. But one day, inshallah. Thank you very much. And Thank for you. the audience, I hope you guys like the conversation. Please subscribe and stay tuned for the next podcast.